अच्छा जी, ये सबको सिलेबस नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन पे? ठीक हो गया। अच्छा, सिलेबस में हम देखते हैं पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम कर लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ दीन एंड ह्यूमन लाइफ कर लिया, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन कर लिया है। डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स जो है ना, ये मैं आपको, मतलब ये जो डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स के लिए मैं क्या करूंगा, हमने अलग अलग चैप्टर्स में जो है ना इस्लाम के डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स पे बात की हुई है। जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जो लेक्चर मैंने दिया था, और आज का भी लेक्चर जो मैं दूंगा शॉर्ट लेक्चर होगा, क्योंकि उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम दूसरे लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। तो डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स के भी जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो हम बाकी चैप्टर्स में कर चुके हैं। तो इसकी मैं आपको स्लाइड दे दूंगा, और वो चीजें आपने ऑलरेडी की हुई होंगी, तो आपको वो फिर उसको याद करने में या समझने में मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, अब चैप्टर 1 के बारे में बाकी जो है बिलीव्स एंड वर्शिप्स, इसका मैंने बताया था, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 1 हो गया, और इसको हमने पास पेपर के एस्पेक्ट से भी कवर कर लिया है। ठीक है, इसी तरह स्टडी ऑफ सीरा, इसको तो हमने काफी डिटेल में किया था, और इसमें हमने ये चारों टॉपिक्स पे जो है ना तकरीबन कोई 3 दिन लगाए थे। ठीक है, और उसके बाद इंडिविजुअल का मैंने आपको बताया था कि इन्हीं में से हमें मिला के इंडिविजुअल की सीरा भी बन सकती है। ठीक है, तो आप कहेंगे तो मैं उसकी भी आपको स्लाइड फराहम कर दूंगा। तो आपका ये तो पूरा चैप्टर हो चुका है हर तरीके से, और इसमें से एक सवाल भी लाजमी आएगा, और आप इंशाल्लाह उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 2 हमने हर एस्पेक्ट से कर लिया है, सिलेबस के एस्पेक्ट से, पास पेपर के एस्पेक्ट से। इसी तरह चैप्टर 3 भी हमने हर एस्पेक्ट से कर लिया है, सिलेबस के एस्पेक्ट से भी कर लिया है, पास पेपर के भी एस्पेक्ट से कर लिया। ठीक है, अच्छा, जहाँ चैप्टर 4 की बात आती है, चैप्टर 4 के जो शुरू के जो 2 टॉपिक्स है, ये हमने कवर कर लिए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की जहां बात है, ये मैंने आपको बताया था कि पास पेपर में किस किस तरह कौन कौन से पूछे गए हैं, और इस पर मैंने बताया ये भी था कि किस तरह ये दूसरों के साथ ओवरलैप करता है और आप किस तरह इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं लेकिन फिर भी अलग से हर एक एक टॉपिक पे आपको जो है ना वो नोट्स दे दूंगा। ठीक है, अब वो आप पे है। मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं ये वाले टॉपिक्स नहीं प्रिपेयर करके गया था, क्योंकि एक एक टॉपिक पे इतना डिटेल में जाना और उससे पहले ये सारा सिलेबस भी करना, तो मतलब मैं थोड़ा सा ओवरबर्डन हो गया था। तो मैंने देखा था कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से एक एक सवाल लाजमी निकलता है। मतलब मैंने चैप्टर 2 कर लिया था अच्छे तरीके से पूरा, इसमें से एक सवाल मेरा निकल गया था। उस वक्त भी मैंने सोचा था एक सवाल तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि हर साल सवाल आता है। एक सवाल इसमें से लाजमी आता है, तो एक सवाल यहां से मेरा निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह बाकी अभी आगे देखते हैं, तो उसमें से भी 4 सवाल इस तरह मेरे हो रहे थे। तो इन पे जो है ना मैंने, मतलब जो दूसरी चैप्टर्स में इनसे रिलेटेड चीजें की हुई थी, वही मैंने जो है इसमें भी, मतलब जैसे तौहीद तो मैंने पूरा का पूरा चैप्टर 1 में किया हुआ था। सेल्फ प्यूरिफिकेशन की 2-3 अहादीस मैंने किसी और चैप्टर से की हुई थी। एक आध आयात जो है ना वो किसी और की। और फिर मैंने क्या किया कि इस पे एक आध और आयत याद कर ली, तो मेरा ये वाला टॉपिक हो गया। डिग्निटी ऑफ मैन पूरा पूरा चैप्टर 3 में हुआ था। इक्वालिटी पे जो है ना वो चैप्टर 2 में भी बात थी, 3 में भी बात थी, तो मैंने इसको अलग से नहीं किया था। सोशल जस्टिस, जब मैंने सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम किया था, तो उसमें ऑलमोस्ट हो गया था। जस्टिस वाला टॉपिक किया था, उसमें ऑलमोस्ट हो गया था। तो इस तरह मैंने तैयारी की थी। इसको मैंने अलग से नहीं प्रिपेयर किया था, लेकिन मैंने आपकी वैसे उस तरह तो तैयारी करा दी है कि थोड़ा थोड़ा आपको हर किसी का आइडिया हो गया है। लेकिन अलग से भी मैं आपको इसके जो है ना वो नोट्स दे दूंगा। तो नोट्स मैं इन 2 टॉपिक्स के और इस एक टॉपिक के आपको दूंगा। अच्छा, उसके बाद है हमारा ये वाला चैप्टर, इस्लाम एंड द वर्ल्ड। अच्छा, अब ये ऐसा चैप्टर है कि इसमें कुछ भी पूछ सकता है। अब देखें ना, मुस्लिम वर्ल्ड एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, अब उसके मुताबिक कोई भी चैलेंज कंटेम्प्रेरी हो सकता है। इस्लामोफोबिया का चैलेंज भी कंटेम्प्रेरी हो सकता है, एक्सट्रीमिज्म का चैलेंज भी कंटेम्प्रेरी हो सकता है, मीडिया मैनेजमेंट का चैलेंज भी कंटेम्प्रेरी हो सकता है, सुसाइड बॉम्बिंग्स का भी टॉपिक कंटेम्प्रेरी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ओपन चैप्टर है, सही है। लेकिन कल मैं आपको इसके बारे में, जो पास्ट पेपर्स में चीजें आ रही हैं या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, इसके बारे में। अच्छा, चैप्टर 6 की जहां तक बात है, इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए थे। पर्टिकुलर लेटर्स ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा एंड हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा हमने नहीं किए कवर, ना ही मेरी नजर से कभी भी इस पे कोई सवाल गुजरा है। बाकी ये लास्ट टॉपिक गुजरा था
सिस्टम अगर आप कहेंगे तो आपको इस पे चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा बाकी हमने सारा चैप्टर कवर कर लिया था सिवाय इसके सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन इस्लाम, वो आज हम कर लेंगे। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ इजमा एंड इज्तिहाद ये हम कर चुके हैं, सेलियंट फीचर्स ये हम सिस्टम सारे कर चुके हैं सोशल सिस्टम को छोड़ के, जिसपे मैंने आपको नोट्स देने हैं। हम पॉलिटिकल सिस्टम डिटेल में कर चुके हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम के का जो लेक्चर है मुझे याद है, वो हमने किसी वजह से बीच में खत्म कर दिया था। आप लोगों ने बोला था कि बस अब ठीक है इतना ही हमने लेक्चर लेना है, आगे नहीं लेना। तो उसमें हमने टाइप्स ऑफ कोर्ट्स जो थे ना वो नहीं किए थे, वो आज हम कर लेंगे अभी जब हम ये सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी करेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने इस चैप्टर को छोड़ के जो कि हम कल कर लेंगे, हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हमने पास पेपर के भी क्वेश्चंस जो है वो काफी हद तक काफी सारे कर लिए हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो अनइम्पॉर्टेंट थे उनको भी हमने टच कर लिया है। अब यह है कि आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर किसी को भी कोई कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज से रिलेटेड, आप क्वेरी मुझे व्हाट्सएप करा दीजिएगा। तो अगर मुझे 10 15 20 क्वेरीज मिल गई तो मैं एक जूम का सेशन कर लूंगा, 40 मिनट्स का जो सेशन होता है वो हम कर लेंगे। लेकिन अगर मुझे लगा क्वेरीज कम आ रही हैं, ठीक है, मैंने वैसे भी बोला हुआ है कि आपको कोई क्वेरी हुआ करे तो आप पूछ लिया करें, और मैं कोशिश करता हूं कि उसका जवाब दे दूं। मेजोरिटी का 90% का तो मैं जवाब दे चुका हूं, लेकिन वो कभी कभी ही आती है। मतलब हफ्ते में 2 3 किसी ने या 3 4 5 सवाल पूछ लिए, अगर इसी तरह आए तो फिर तो मैं इंडिविजुअली आंसर कर दूंगा। लेकिन अगर आपको, जैसे मैंने नोट्स भी आपको दिए और उसमें से कोई आपकी क्वेरीज हो गई 10 15 20 हो गई, तो हम जूम का सेशन कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपका जब पेपर होगा हम डेट डिसाइड कर लेंगे, आपको इनफ टाइम दे देंगे इंशाल्लाह कि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। ठीक है, फिर जब आपका टेस्ट होगा उसके बाद हम एक सेशन रखेंगे जिसमें हम आप लोग की गलतियां डिस्कस करेंगे और आप उनको किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं ये डिस्कस करेंगे। अच्छा सर, इस्लाम एंड मॉडर्निटी भी कर लें। हाँ, ये इस्लाम एंड मॉडर्निटी पे ना इस तरह क्वेश्चन आ चुका है, सिलेबस चेंज होने के बाद तो नहीं आया, लेकिन एक क्वेश्चन ये आ चुका है कि क्या इस्लाम एक मॉडर्न रिलीजन है या फिर एक आउटडेटेड रिलीजन है। तो इस तरह के पैराहे में क्वेश्चन आ चुका है, और इसको हम कर लेंगे। वैसे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हमने सीरत पढ़ी थी तो हमने गजवात में भी काफी ज्यादा ये देखा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटेस्ट जो इक्विपमेंट्स थे या स्ट्रेटजीज थी उनका इस्तेमाल किया, और इस तरह अपनी जो गजवात थी उनमें फतूहात हासिल की। इसके अलावा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकरेज किया फॉरेन लैंग्वेज की स्टडी को, मेडिसिन की स्टडी को। तो मॉडर्निज्म को इस्लाम इनकरेज करता है, इसको एज अ टॉपिक हम करेंगे। ये जब मैं कराऊंगा ना कल आपको ये चीजें, तो वो हम कर लेंगे। और जस्ट इन केस अगर कोई ऐसा टॉपिक इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि रह गया या आप लोगों ने मुझे पॉइंट आउट करा दिया, तो हम यार बाद में भी रमजान के बाद भी कर लेंगे सेशन। लेकिन वैसे ऑफिशियली कल हम लोग जो है वो एंड कर देंगे। अगर कल किसी वजह से मैं नहीं ले सका सेशन तो फिर फ्राइडे को लास्ट लेक्चर होगा, लेकिन वैसे कल जो है ना हम इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा, क्या क्वेश्चन है सर? प्रीवियस लेक्चर की स्लाइड साथ दोबारा, प्रीवियस लेक्चर की स्लाइड एक साथ दोबारा सेंड करवा दें ग्रुप में, किसी एक लेक्चर की या सब लेक्चर्स की? अगर सब लेक्चर्स की चाहिए आप इनको बोले ना, जो मैडम अर्शिया हैं वो आपको सेंड कर देंगी। सर लेक्चर में बुलेट पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशंस के लिए कोई सोर्सेज बता दे। नहीं यार, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे ना, कौन से लेक्चर के कौन से बुलेट पॉइंट्स में आपको सोर्सेज चाहिए। मैंने तो एक्सप्लेन की हुई है डिटेल में चीजें, तो सोर्स मुझे समझ नहीं आया। आप स्पेसिफिक पूछिएगा। आप भले से अगर अभी नहीं है आपके पास कोई स्पेसिफिक चीज तो आप स्क्रीनशॉट भेज के अर्शिया के थ्रू मेरे पास भेज दीजिएगा, और मैं फिर उसको आंसर कर दूंगा। सर इस्लाम एंड मॉडर्निटी मैंने बता दिया, हेडिंग। सर इफेक्टिव एंड स्मार्ट नोट्स मेकिंग बताएं। देखिए इस पे तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि किस तरह करना है। सबसे पहले तो आपने डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं। अब मैं, मेरे पास अभी मेरा रजिस्टर नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम मैंने पढ़ा था ना, तो मैंने
उसके पहले 10-12 पेजेस के नोट्स बनाए थे। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने उनको शॉर्ट किया था, और वो कोई 2-3 पेजेस पे आ गए थे। और उसके बाद फिर मैंने उनको एक पेज पे लिया, उसमें जो याद करने वाली चीजें थी वो आधे पेज पे मैंने लिखी, और फिर मैंने अलमारी पे चिपका दिया था। और फिर उसको मैं बार बार जो है ना, क्योंकि आयात और हदीस थी, स्पेशली आयात, हदीस तो फिर भी याद बैठ जाती हैं। आयात को मैंने लिख दिया, और फिर मैं उनको याद करता रहा, याद करता रहा, याद करता रहा। इस तरह मैंने जो है ना अपने नोट्स बनाए थे। ठीक है, और वो मैंने शायद किसी लेक्चर में शेयर भी किए हैं। अच्छा, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक, यार इस पे हम एक शॉर्ट सेशन रख लेंगे। उससे पहले, ये जो आपका ग्रैंड टेस्ट होगा ना, उससे पहले मुझे बता दीजिएगा। अब जो मैं यही कह रहा हूँ, अब ये मेरे जहन से निकल गई थी बात, लेकिन ये मैंने करना था। ये जो हमारा सेशन होगा ना, उसके लिए अगर आप मुझे ये क्वेश्चंस लिखवा के भिजवा देंगे ना, कि या एडमिन को बोल देंगे कि एक दिन ये सेशन रख लें जिसमें पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक डिस्कस हो, तो उसमें आप जो है ना ये शेयर कर दीजिएगा, तो फिर हम इस पे ना एक जूम का सेशन ही कर लेंगे। हेडिंग बनने का इशू आ रहा है। खैर, ये पेपर अटेम्प्टिंग का ही हिस्सा है। तो आप ये उस दिन ये पेपर अटेम्प्टिंग वाले उसमें डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, और अगर स्पेसिफिक कोई इशू आ रहा है तो क्या इशू आ रहा है ये मुझे बताएं। सर, मैंने एक सर से चेक करवाए थे नोट्स, वो बोल रहे थे कि डिटेल नोट्स ना बनाए। अब सर क्या करें? या डिटेल्ड नोट्स ना बनाए, अब पता नहीं वो इस तरह क्यों कह रहे हैं। देखें, मैंने आपको बताया ना, मेरा जो नोट मेकिंग का प्रोसेस था वो 3 स्टेज था। सही है। उसमें ये था कि पहले मैं डिटेल नोट्स बनाता था। अब डिटेल नोट्स किस तरह बनाता था, मैंने कोई किताब पढ़ी, मैंने कोई लेक्चर देखा। ठीक है, उसके बाद वो जब मैंने नोट किया तो वो डिटेल्ड ही होते थे ना। अब वो पूरा लेक्चर सुन के वो मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊं? और अगर मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता हूं, तो फिर वो जो लिखा था ना मैंने, क्योंकि वो मैंने डिटेल में नहीं लिखा था, तो फिर वो मुझे महीने बाद याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या लिखा था। सही है, एक सेकंड में जरा आपको दिखा। तो देखिए, ये मैंने इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम पे लेक्चर बनाया था जब मैंने खुद तैयारी की थी। तो ये था, ये ज़कात एंड इकोनॉमिक सिस्टम। इसके बाद उमर छापरा की किताब से जो मुझे चीजें मिली, मैंने वो वहां पे बनाई। इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी भी मैंने क्या नाम है ये लेक्चर नोट किया। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, इस पे मैंने काम किया। ये मैंने कई लेक्चर से उठाया था। सोशल इनजस्टिस और इस्लामिक बैंकिंग पे मैंने काम किया, ये जो मैंने आपको मुदारबा मुहारबा मुशारका ये सारा सिखाया था वो। उसके बाद मैंने, ये वही पूरा लेक्चर है जाकिर नाइक का। उसके बाद मैंने जो है ना अपना ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म पे काम किया, जो मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था। उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट इन इस्लाम, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, इन सब पे मैंने जो है ना वो देखा, एग्जाम्पल जिसकी पढ़ी। मोनोपोली मैंने आपको पढ़ाई थी, उस पे मैंने बनाया। उसके बाद जक़ात पे मैंने जो है ना कुछ नोट्स बनाए थे। इकोनॉमिक सिस्टम में इंपॉर्टेंस ऑफ जक़ात पे बनाए थे। ये जो विशियस साइकिल, जो मैंने पिक्चर भी शेयर की थी टेस्ट में, ये वो है। उसके बाद इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, ये रिच कंट्रीज पुअर कंट्रीज का एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी, उससे रिलेटेड चीजें हैं। इस्लामिक इकोनॉमिक्स, इस पे फिर मैंने, मतलब ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। फिर से क्या नाम है ये आ गया, इन्वेस्टमेंट इज इनकरेज्ड इन इस्लाम, ये भी उसमें हेडिंग्स है, इस पे मैंने बनाया था। तो ये सारा होके ना, ये कोई तकरीबन कितने पेजेस बनते हैं, ये कोई 15-20 पेजेस बनते हैं। ठीक है, 15-20 पेजेस के मैंने नोट्स बनाए। फिर उसके बाद मैंने उनको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट किया, और उसके बाद फिर मैंने उसको हाफ पेजर नोट्स में कन्वर्ट किया। अब देखें, अगर कोई कह रहा है ना आपको कि लॉन्ग नोट्स ना बनाएं, तो मैं भी कह रहा हूं कि आप इवेंचुअली तो शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के दिन जो है ना,
आप ना ही ये 20 पेज पढ़ सकेंगी, ना ही एग्जाम में जो है ना आप वो 3 पेज वाले नोट्स जो आप शॉर्ट बनाएंगे वो भी नहीं पढ़ सकेंगी। एग्जाम में वो जो हाफ पेजर वाले नोट्स है ना, कुछ टॉपिक्स के तो मैंने 5 से 6 लाइन में नोट्स बना लिए, पूरा क्वेश्चन कवर होता है। ठीक है, तो एग्जाम के दिन तो वही काम आई। लेकिन फर्ज करें कि उसमें आपने कोई 6 लाइन का एक पूरा जो है ना क्वेश्चन पे नोट बना दिया है, और आपको वो समझ नहीं आ रहा कि वो जो आपने एक वर्ड लिखा है जिसके पीछे एक पूरा पैराग्राफ है, वो आपको याद नहीं आ रहा कि ये क्या है। मतलब लेट्स से 10 दिन एग्जाम से पहले आप इस्लामियात रिवाइज कर रहे हैं, तो वो आपको कैसे याद आएगा? वो जाहिर सी बात है आप अपने लॉन्ग नोट्स को रेफर करेंगी तब याद आएगा। अब मैं बताऊं आपको, जो मैंने लेक्चर डिलीवर किया है ना, किए हैं, तो उसमें जब मैं अपने, अभी मैं काफी टाइम बाद इस्लामियात का के लिए पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले मैं ऐसे पढ़ाता रहा हूँ। तो इसमें जब मैंने अपने शॉर्ट नोट्स उठाए थे ना, वो आधे आधे पेज वाले या 5 5 6 6 लाइनों वाले, तो मुझे याद नहीं आ रहा था वो कॉन्सेप्ट क्या था। फिर मैंने अपने लॉन्ग नोट्स रेफर किए थे, फिर जाके मुझे याद आया था, अच्छा भाई इसका ये मतलब था, मोनोपोली जो है ना वो ये इस्लामिक सिस्टम में इस तरह उसका कॉन्सेप्ट है, या कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में इस्लाम क्या कहता है और इस्लाम किस तरह इनसे रिलेट करता है, तब मुझे समझ आया। तो देखें, आप शॉर्ट नोट्स ही बनाए, ठीक है, लेकिन शॉर्ट नोट्स तक आप कैसे पहुंचेंगे? अगर आप डायरेक्टली पहुंच सकती हैं फिर तो बेहतरीन है। मतलब मुझे नहीं लगता था कि मैं जो हूं ना वो डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स पे पहुंच जाऊं, या मुझे मुश्किल होती थी या मैं चीजें भूल जाता था अगर मैं सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाऊं। मैंने डिटेल में आपको ये इसलिए इसका जवाब दिया है क्योंकि ये मसला शुरू में मुझे भी आया था। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बनाएं, बिल्कुल बनाएं, लेकिन आप उस तक पहुंचेंगे कैसे? लॉन्ग नोट्स बना के फिर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना। लेकिन अगर आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं तो ठीक है, और आपको फिर वो समझ भी आते हैं कि आपने किस तरह जो है वो, हाँ, मतलब अपनी क्या लिखा था उसमें, उसका क्या मतलब है, तो ठीक है। अच्छा सर, राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम का लेक्चर जो यूट्यूब में देखने का बोला था, मिल नहीं रहा लिंक से। नहीं, उसका तो लिंक शेयर किया था ना, वो तो आपको मिल जाएगा। उसका तो मैंने ट्रांसक्रिप्ट भी शेयर किया था और लेक्चर भी। आप यूट्यूब पे लिख लीजिएगा खालिद, वुमेन्स राइट इन इस्लाम, सब्जुकेटेड और प्रोटेक्टेड। ठीक है, वुमेन्स राइट इन इस्लाम सब्जुकेटेड और प्रोटेक्टेड बाय जाकिर नाइक, वो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। अच्छा। अच्छा उम्मे फरवा, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। सर कैन वी हैव दीज नोट्स ऑफ योर्स? देखिए, मैं आपको अपने नोट्स दे दूंगा लेकिन आपको उसमें से कुछ भी नहीं समझ आएगा। अभी आप मुझे ही नहीं समझ आ रहा, इनको बहुत मुश्किल से समझ आया है ये। मैं अभी आपको दिखाऊं ना, ये जो इसमें मैंने ये किया हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, अभी आपको क्लियर भी नहीं होगा, लेकिन ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि ये मुझे ही समझ आएगा। ठीक है, और इन्हीं की बेसिस पे मैंने अपनी प्रेजेंटेशंस बनाई हैं, इन्हीं की बेसिस पे मैंने आपको लेक्चर्स दिए हैं, और वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपके पास मौजूद हैं। तो आपको उनसे चीजें समझ आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अगर ये नोट्स दूंगा ना हैंड रिटन मेरे, तो इसका फायदा कोई नहीं होना आपको। ठीक है, ये मेरे लिए काम के नहीं है, ये आपको मैं वैसे ही सेंड कर दूं, लेकिन फायदा कोई नहीं होगा क्योंकि मैंने डिटेल में इस तरह चीजें नहीं लिखी। हाँ, लॉन्ग बना के फिर 3 बार रिवाइज करके शॉर्ट से शॉर्ट करते जाएं। हाँ, पहले लॉन्ग बनाएंगे फिर ही आप शॉर्ट पे पहुंचेंगे। ये है सर, जिन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग नहीं है उनको टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करें? यार अब ये तो ये तो चले, पहले तो एडमिन नहीं एग्री कर रही थी, ये जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग दोबारा शेयर करवाई है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो एक दफा ही शेयर होंगी, उसके बाद नहीं शेयर होंगी। एडमिन ने ये पॉलिसी ही अपनाई हुई है, और मुझे भी उन्होंने मना किया था कि आप शेयर ना करें। फिर मैंने उनको कन्विंस किया था, और फिर उन्होंने जो है ना ये शेयर करने के लिए अलाउ किया था। तो अब जो नहीं लेक्चर्स हुए हुए शेयर, वो असल में तब मुझे एक्सेस नहीं दिया गया था मेरा अपना, अभी जूम का मैंने अपना एक्सेस लिया है। तो उसके लिए अब 2 3 लेक्चर्स ही हैं वो, उसके लिए अब आप प्रेजेंटेशन से तैयारी करें, और कोई इसका ना सोल्यूशन नहीं है। तो एटलीस्ट वी कैन हैव अ रफ आइडिया। हाँ, रफ ही आइडिया होगा, अच्छा आइडिया तो आपको नहीं हो सकता है नोट से।
स्नाइपर गन को उसका स्नाइपर ही जाने। हाँ बिल्कुल। सर कैन आई गेट योर एंटायर रिकॉर्डिंग लेक्चर्स बिकॉज आई मिस योर क्लासेस। अच्छा सलमा, अब मैंने लिंक्स शेयर किए हुए हैं जो कि कल तक आपके पास अवेलेबल होंगे सारे लेक्चर्स के। मैंने पहले भी बताया कि मेरे पास सिर्फ 29th तक का जूम का एक्सेस है जो मुझे एडमिन ने परचेज करके दिया है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, जब जूम के लिए मैं ऑप्ट करता हूँ ना कि शेयर करना है मुझे लेक्चर, तो उसमें ऑप्शन आता है 3 डेज और 7 डेज का। तो 7 डेज का वो ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर रहा था क्योंकि 29th को एक्सपायर हो रहा था। मैं ये देख लूंगा कि क्या उसको मैं मतलब एक और दिन बढ़ा सकता हूँ, क्या इस तरह ऐड हो सकता है। अगर इस तरह ऐड हो सकता है तो जो सारे लिंक्स मौजूद हैं अभी आप लोगों के पास, उनका एक्सेस एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए बढ़ जाएगा या 29th तक बढ़ जाएगा। 29th की लेकिन सुबह तक बढ़ जाएगा। तो ये तो हो सकता है, लेकिन सारे लेक्चर्स इंडेफिनेटली वो तो क्योंकि वो एक्सपायर हो जाएगा लिंक, तो वो उसके बाद तो नहीं होगा उस चीज का एक्सेस। हाँ, ये उम्मे फरवा ने भी आपको बता दिया कि सर एज शेयर रिकॉर्डिंग्स लिंक्स एंड ग्रुप्स एक्सेस एक एक दो दिन और बढ़ा दे। हाँ महबूब, मैं देखिए मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा क्योंकि उसकी ना पेड सब्सक्रिप्शन की लिमिट होती है। उसमें ये होता है कि 3 दिन तक शेयर कर सकते हैं आप लेक्चर या 7 दिन तक। ठीक है, 7 दिन तक हो नहीं रहा था क्योंकि वो लिमिट क्रॉस हो रही थी 29th के बाद वाली ना। वो शायद 31st की तक अगर परचेज किया होता फिर 7 दिन तक शेयर हो जाता। लेकिन मैं देख लूंगा कि क्या उसमें 1 से 2 दिन बढ़ाने का एक्सेस है, मतलब 29th की सुबह तक का एक्सेस है। अगर है तो फिर मैं कर दूंगा। सैटरडे वाले लेक्चर की स्लाइड्स नहीं मिली यार, हो सकता है फिर मैं भूल गया हूँ। आप फिर अर्शिया को बताइएगा कि वो शेयर कर दूं तो मैं शेयर कर दूंगा। सर आप मेंशन कर देंगे कि वो कौन कौन से लेक्चर्स हैं, उन नोट्स को मेंशन कर दें। कौन से जिनके मैंने नोट्स देने हैं? नोट्स तो मैंने आपको बताया ना, चैप्टर 1 के 2 टॉपिक्स के, बिलीफ्स एंड वर्शिप्स, सोशल सिस्टम, और ये जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स और सोशल सिस्टम तकरीबन एक ही बात है। ये इन दो के बेसिक ये 2 टॉपिक हैं जिनके मैंने नोट्स देने हैं। बाकी तो हमने वैसे लेक्चर्स में सब कुछ कवर किया हुआ है। नहीं, लेक्चर्स तो टोटल मेरे ख्याल से 11 हैं जो शेयर हुए हुए हैं, और दो दो दफा तो कोई नहीं मेरे ख्याल से लेक्चर शेयर हुआ। यार हाँ 11 या 12 होंगे, लेकिन एक उसमें से सिर्फ 10-12 सेकंड का लेक्चर है शायद, वो मतलब वीडियो है, लेक्चर नहीं है पूरा शायद। अच्छा, व्हेन इज द टेस्ट? यार मंथ मैं आपको दे दूं, मैं आपको, मेरे से तो आप 3 महीने ले लें। लेकिन मसला ये है कि अगर आप इतना टाइम सिर्फ इस्लामियात में लगाएंगे ना, इस्लामियात की तैयारी के लिए सिर्फ आपको ना 10 दिन होने चाहिए और आपने इस्लामियात की तैयारी कर लेनी चाहिए। वरना इतना टाइम लगाएंगे तो पूरा फिर सीएसएस का सिलेबस कब करेंगे? अच्छा, जिनका अब मुझे याद नहीं कौन से टॉपिक्स हैं जिनके लेक्चर नहीं शेयर हुए, लेकिन वो स्टार्ट के ही टॉपिक्स हैं। जैसे कि ये है ना आपका इंपॉर्टेंस ऑफ दीन एंड ह्यूमन लाइफ, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन। ये शायद 2 लेक्चर्स इसके हैं। एक लेक्चर शायद सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ठीक है, ये 2-3 लेक्चर्स होंगे जिन पे जो है ना जिनके शायद टॉपिक्स अपना वीडियो लिंक्स नहीं शेयर हुए हुए, वीडियो लेक्चर्स। अच्छा जी, फिर से मैं बता दूं, अब कितने लोग आ गए हैं क्लास में? हाँ, 23-24 लोग हैं। तो कल का लेक्चर हमारा, कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर लाजमी लूं। कल का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा जो कि चैप्टर 5 के कुछ टॉपिक से रिलेटेड होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी है, मैं नोट्स भी दे दूंगा आपको। उसके बाद कोई क्वेरी है तो आप वो मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा। अगर क्वेरी ऐसी हुई कि मैं व्हाट्सएप पे आंसर कर सकता हुआ तो मैं उधर कर दूंगा। अगर ऐसी हुई कि मैंने समझा जूम का सेशन कर लें, तो हम 40 मिनट्स का जो अनपेड वर्जन है उस पे जूम का सेशन करके वो मैं आपको जूम पे बुला लूंगा, उस पे हम कर लेंगे। ठीक है, तो बस ये है कि
अच्छा, और आज और कल का लेक्चर जो है ना, ये 29 की सुबह तक ही होगा, इसके बाद नहीं शेयर होगा। मतलब इसमें 3 दिन का एक्सेस नहीं है, मतलब 27 28 2 दिन का आपका एक्सेस होगा। और कल के लेक्चर के लिए ना आपका सिर्फ 28 के लिए एक्सेस होगा, और 29 का सुबह तक या दोपहर तक का एक्सेस होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपने डेट नहीं बताई टेस्ट के लिए। देखें, डेट तो मैंने पहले बताई थी। मैं तो चाह रहा था हम लेक्चर्स जल्दी खत्म करें और 24 को टेस्ट कर लें। लेकिन फिर काफी स्टूडेंट्स ने बोला कि ईद के बाद रखें। तो ईद के बाद इंशाल्लाह, ईद के बाद जो 10 दिन होंगे, उन 10 दिन में इंशाल्लाह हम लोग टेस्ट रख लेंगे। पेपर अटेम्प्टिंग की टेक्निक्स की मैं चलें वो, आप जब मुझे, मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा, जब आप मुझसे क्वेरीज करेंगे ना, तो उसी में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह जो है ना वो क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा जी, चलें अभी हम उस पे आ जाते हैं। सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर वन पेपर here in KPK, that's why I can't focus only on this. If you can do me a favor, sir. जी बोलें, क्या फेवर चाहिए आपको? अच्छा, टेस्ट की डेट एक्सटेंड कर लें। अच्छा देखें, ये फिर हम मैं मैनेजमेंट से पूछ लूंगा कि हमें कौन सी डेट रखनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि नहीं, हमें जल्दी ही रखनी चाहिए, क्योंकि वैसे अब तक तो टेस्ट हो जाना चाहिए था, तो अगर उन्होंने बोला जल्दी रख लें, तो वो टेस्ट आप बाद में दे दीजिएगा, मैं आपको बाद में चेक करके दे दूंगा। जी उस्मान, वो मैंने आपको बोला था ना, ईद के बाद इंशाल्लाह मुझे थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा। मेरा स्केड्यूल भी, कल आप लोगों की क्लासेस तो खत्म हो जाएंगी, तो थोड़ा उससे भी मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। तो मुझे टाइम शाइम मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह मैं वो आपसे लाजमी कर दूंगा। मैंने आपसे जो भी चीज़ें कमिट की हुई हैं, नोट से रिलेटेड, टेस्ट के ऊपर फीडबैक से रिलेटेड, ये इंडिसेस से रिलेटेड, ये सारी और नंबर शेयर करने से रिलेटेड, अभी उसामा ने बोल दिया, ये सारी चीजें मैं कर लूंगा यार इंशाल्लाह, आप उसकी टेंशन ना लें। हाँ ठीक है। आप मुजम्मिल, आप एक काम कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, जिस जिस को जो जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो अर्शिया के थ्रू मुझे पहुंचा दे, ताकि फिर मैं एक जूम का सेशन प्लान कर लूं और उसमें वो सारी चीजें आपकी आंसर कर दूं। ठीक है, वो अभी तो देखें जैसे रैंडमली चीजें हो रही है ना, तो एक रैंडम आंसर देने में और एक प्रिपेयर होकर आंसर देने में ना फर्क होता है। ठीक है, कि भाई क्वेश्चन किस तरह, मतलब क्वेश्चन आंसरिंग टेक्निक्स क्या होती हैं और दूसरी चीजें। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें मुझे, या फिर ऐसे करें कि आप लोग ना व्हाट्सएप के ग्रुप में अपना ही एक वो बना लें, एक चैट बना लें, जिसमें ये होता है ना, एक मैसेज बना लें कि जिसमें ऐड होती जाए, ऐड होती जाए, ऐड होती जाए चीजें। तो फिर एट द एंड वो मुझे सारी एक साथ भिजवा दें, वो ज्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो मतलब लेट्स से कि उसामा को लगता है कि भाई ये क्वेश्चन में मसला है, मुजम्मिल को लगता है कि क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट कैसे करें, और या फरवा को लगता है कि हमें जो है ना फला टॉपिक के फला चीज का क्या मतलब है, तो वो सारे क्वेश्चन जो है ना 8 10 आप एक जमा करें और मुझे भेज दें, तो उसमें हम एक अलग से सेशन कर लेंगे। अच्छा, 2025 वाला यार मैंने देखा नहीं है। तो वो हम कर लेंगे फिर कभी डिस्कस। ठीक है सुलेमान। नहीं, एडमिन से मैं क्या बात करूं, एडमिन तो वैसे ही मुझे क्वेश्चन भेजती रहती हैं, अर्शिया है ना एडमिन, वो मुझे क्वेश्चन वैसे ही भेजती रहती है। मुझे कुछ लोगों ने पेपर्स भी भेजे थे, क्वेश्चंस भेजे थे चेक करने के लिए, वो मैंने उस पर फीडबैक दिया है। उसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो मुझे भेजती है और उनके मैं जवाब भी देता हूँ। आई होप आपको मिल जाते होंगे जवाब। तो वो क्वेरीज आप सारी, जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें वो सारी क्वेरीज आप लोग सब मिलके नोट करें, 10 15 20 जितनी भी क्वेरीज होती हैं, 5 6 या जितनी भी होती हैं नंबर ऑफ क्वेरीज, ताकि वो रिपीट ना हो ना। मतलब
अलीना आप मुझसे पेपर अटेंडमेंट टेक्निक पूछ रही होंगी, फिर फरवा भी पूछ रही होंगी, फिर मुजम्मिल भी पूछ रहे होंगे, तो फिर हो सकता है कि मुझसे मिस हो जाए। ठीक है, तो आप सब लोग एक जगह क्वेरीज कंपाइल कर लें और फिर मुझे एक साथ भिजवा दें, अर्शिया को वो दे दें, वो मुझे भेज देगी। ठीक है। हाँ, तो आप पहले कंपाइल तो करें ना, आप कंपाइल करके अर्शिया को भेजेंगे, वो मुझे भेज देंगी। तो ये तो आप पे है कि ये आप लोग कंपाइल कब करें तो फिर मेरे पास आएंगी। I had that separated community idea in my mind. It will be great for us aspirants. यार वो तो आप लोग डिसाइड करें ना कि वो सेपरेट कम्युनिटी या जो भी है वो जिस तरह क्रिएट करना है, आपको क्वेश्चंस बनाना है, वो तो आप लोग डिसाइड करके फिर मुझे भिजवाएं। आप लोग ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे है ना, तो उसी उसी को यूटिलाइज करके आप कर सकते हैं। हाँ, किसी एक को सेंड कर दें, या व्हाट्सएप में थ्रेड जिस तरह चलाते हैं, मतलब आप एक मैसेज लिखेंगे, उसके रिस्पॉन्स में एक और मैसेज आ जाएगा, फिर उसके रिस्पॉन्स में एक और आ जाएगा, तो सारे एक जगह कंपाइल हो जाएंगे। अच्छा, चैट इज रिस्ट्रिक्टेड, तो आप सारे मेंबर्स का एक अलग ग्रुप बना के उसमें कर लें। तो ये तो अब आप पे है ना यार, अब मैं ये चीजें तो ना पूछे ना मुझसे, मुझसे ज्यादा टेक्स्ट से भी आप होने चाहिए। अच्छा चले, हम टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। अभी 45 मिनट हो गए आए हुए और हमने अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया। खैर, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, और इसलिए इतना बड़ा टॉपिक नहीं है क्योंकि हमने इसकी बहुत सारी चीजें जो है ना वो पहले की हुई हैं। ठीक है, परवाह आप लोग मैनेज करके मुझे सेंड कर दीजिएगा, थैंक यू। अच्छा, चलिए जी, ये चैप्टर 6 का टॉपिक है, सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन इस्लाम। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीजें पूछी गई हैं पास्ट पेपर में। कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कुरानिक गाइडेंस ऑन गुड गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड इट्स एप्लीकेशन इन लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ये सब हम कर चुके थे। गवर्नेंस अंडर पायस कैलिफ्स पे अगर सवाल आ जाए, आप कैसे करेंगे? आप ऐसे करेंगे जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ना, ठीक है, उसमें बहुत सारी मिसालें हैं कि खुलफाए राशिदीन ने किस तरह हुकूमत की। ठीक है, अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप अलग से हमें इस पे टॉपिक प्रिपेयर करके भेजें, तो मैं अलग से भी भेज दूंगा। लेकिन ऑलरेडी आप पहले तो ये एनालाइज कीजिएगा कि जो चीजें मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है, वो उसमें बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं रिगार्डिंग गवर्नेंस अंडर पायस कैलिफ्स। ठीक है, बेसिकली एक सवाल करने के लिए ना आपको 8 हेडिंग्स चाहिए होती हैं, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हटा के, वो मिला के 10 हेडिंग्स आप क्या बना सकते हैं, जो ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर्स दे चुका या नहीं दे चुका? अगर नहीं बना सकते तो मुझसे पूछ लीजिएगा कि सर हमसे ये नहीं बन रही और हमें समझ नहीं आ रहा, ये इंक्लूड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो भले से ये जो वो वाला लेक्चर है उसमें पूछ लीजिएगा। सही है, या क्वेरीज जो आप बना रहे हैं उसमें से पूछ लीजिएगा। मेरे हिसाब से जो मैंने तैयारी की है ना अपने लिए, जब मैं सिलेबस की तैयारी कर रहा था, तो उसमें ये टॉपिक मैंने अलग से नहीं प्रिपेयर किया था। उस दिन जो मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर दिया है ना, उसका मुझे किसी ने बोला है कि वो मैंने आपको स्लाइड नहीं भेजी, वो मैं भिजवा दूंगा। लेकिन उसमें जो चीजें हैं ना, उन को अच्छे तरीके से मैंने किया था, और उसमें ना ये सवाल भी कवर हो रहा। ठीक है, उनमें से जो सवाल कवर नहीं हो रहा था ना, वो ये था सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन इस्लाम। ये भी मतलब 2 3 4 स्लाइडें मैंने उसमें से उठाई हैं। वो 4 स्लाइडें मैं आपको आज मतलब वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस मैं वो आपको बता दूंगा, हाँ भाई ये वहां से उठाई हैं। ठीक है, बाकी जो एक्सप्लेन करने वाली चीजें वो मैं कर दूंगा। तो क्योंकि हम सिलेबस काफी सारा कवर कर चुके हैं ना, तो ओवरलैपिंग चीजें अब ज्यादा आ रही हैं। अच्छा, चलें जी, अब आते हैं पास पेपर में क्या सवाल आए हैं इसके बारे में। पास पेपर में ये 3 सवाल आए हैं। एक्सप्रेस द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ रूलर्स अकॉर्डिंग टू द होली कुरान एंड सुन्ना इन डिटेल। अच्छा, इसके अलावा अच्छा दूसरी बात ये कि यार ये माइक जो है ना आप ऑन कर सकते हैं। अगर कोई टाइप किए बगैर या माइक यूज करके आंसर करना चाहे ना, या क्वेश्चन पूछना चाहे, तो मुझे से कोई मसला नहीं, वो पूछ लिया करे। मैं पहले भी बोल चुका हूं, तो मतलब जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। अच्छा, दूसरा, क्या वैसे तो बाकी जो मैंने क्लासेस कभी जूम पे लिया है ना, मैं प्रेफर करता हूँ कि उस तरीके का मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो, क्योंकि इस तरह ना क्या होता है कि मुझे ना चैट हर वक्त खुले रखने मतलब मुझे खुली रखनी पड़ती है।
और उससे जो है ना फिर मुझे कभी इधर करनी पड़ती है कभी उधर करनी पड़ती है, क्योंकि प्रेजेंटेशन मेरे सामने खुली होती है, मतलब आप समझ सकते हैं उसका थोड़ा सा इशू होता है। लेकिन चले, ऐसे भी सही है, अगर आप मुझसे चैट पे पूछना चाह रहे हैं तो वो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन द सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान बी आइडियलाइज्ड इन द टीचिंग्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अच्छा जी। तीसरा सवाल क्या है? राइट अ नोट ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स इन इस्लामिक स्टेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बेसिकली 10 नंबर का ये सवाल पूछा है इसने अकाउंटेबिलिटी में। राइट अ नोट ऑन अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स इन एन इस्लामिक स्टेट। ठीक है। अच्छा, अब सिलेबस में क्या टॉपिक है? सिलेबस में तो टॉपिक है सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन इस्लाम। सवाल ये पता नहीं क्या पूछ रहा है। सवाल पूछ रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी बताओ। भाई यहां तो सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन इस्लाम है, जो सिलेबस का हिस्सा है, सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। यहां पे आप पूछ रहे हो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी बताओ, और प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी बताओ, और वो बताओ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ रूलर्स अकॉर्डिंग टू द होली कुरान एंड सुन्ना। अब यहां पे तो कहीं नहीं लिखा कि भाई होली कुरान एंड सुन्ना की बात करो। ठीक है, या चलो ठीक है, यहाँ पे इस्लाम लिखा है तो ये अंडरस्टूड चीज है कि होली कुरान एंड सुन्ना से हम बताएंगे। चलो इतना हम मान लेते हैं कि सिलेबस से बाहर नहीं है। लेकिन ये प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी तो लिखता है ना वो एग्जामिनर सिलेबस में कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी है क्या, या सिलेबस में तो मेंशन करो ना अगर तुम एग्जाम में पूछ रहे हो। चलो ये साल तो गुजर गया, उसके बाद क्या है? हाउ कैन द सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान बी आइडियलाइज्ड? फिर से इसने आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ लिया। यहां एग्जामिनर बोल रहा है कि सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन इस्लाम क्या है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। यहां पूछ रहा है कि पाकिस्तान में वो सिस्टम कैसे चल सकता है। भाई ये तो आपने सिलेबस में ही नहीं दिया हमें। हमने तो सिर्फ ये याद किया है कि सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या होता है। पाकिस्तान में कैसे चल सकता है, इंडिया में कैसे चल सकता है, या अमेरिका में कैसे चल सकता है, ये तो आपने हमसे पूछा ही नहीं है, या ये तो आपने हमें बोला ही नहीं है कि तुम्हें पढ़ना है। अच्छा चलो, ये साल भी गुजर गया। उसके बाद आप क्या पूछ रहे हैं? राइट अ नोट ऑन अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स। अब पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की हम अकाउंटेबिलिटी कैसे करें, ये आप पूछ रहे हो। ये भी सिलेबस से बाहर है, ये सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है। ये तो आप पूछ रहे हो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को अकाउंटेबल कैसे ठहराएं। ठीक है, तो आप सब एग्री करते हैं कि तीनों सवाल सिलेबस से बाहर हैं। बिल्कुल यार। सिर्फ खालिद एग्री करते हैं, बाकी क्या? सर आई थिंक सिलेबस में से हैं। अच्छा। यस सर। अच्छा, और कोई बताया भाई? किसी को लगता है? वो सर सारे इसी में से हैं आई थिंक। अच्छा। नो सर, अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, क्वेश्चन को डिकोड कैसे करना है ये मुश्किल, यही है सर। अकाउंटेबिलिटी में तो हमें हर डायमेंशन से कवर करना पड़ेगा। अच्छा। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। अब डायमेंशन, सबसे पहले डायमेंशन की नो सर आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। अच्छा यार, आउट ऑफ सिलेबस वैसे नहीं है। ठीक है। अच्छा, हर डायमेंशन से जहां करने की बात है ना, ठीक है, आप हर डायमेंशन से हर चीज तो नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, जो सिलेबस में आपको डायमेंशन समझ आ रही है वो करें। आप 20 साल के पास पेपर उठा लें, या चलें 10 साल के तो उठाए ना, जो जब से सिलेबस चेंज हुआ है, वो 10 साल के आप पास पेपर्स उठाएं और एटलीस्ट वो वाली डायमेंशन आप कर लें। ठीक है, ये आप एट बेस्ट ये कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने जब ये टॉपिक प्रिपेयर किया था, ठीक है, तो उसके नोट्स बनाए थे मैंने, लॉन्ग नोट्स बनाए थे, फिर शॉर्ट नोट्स बनाए थे, फिर इस तरह किया था। तो उसमें जो मैंने चीजें प्रिपेयर की थी ना, तब ये पास पेपर्स के क्वेश्चंस नहीं आए हुए थे। मेरे ख्याल से एक 2024 का एक मैंने साल नहीं लिखे आगे, लेकिन शायद ही इसमें से कोई उस वक्त सवाल आए हुए थे। तो लेकिन मैंने जो प्रिपेयर किए थे ना नोट्स, वो इस तरीके के नोट्स थे, यहाँ जो मैं अभी आपको आगे इन स्लाइड्स में दूंगा, जो मटेरियल, उन स्लाइड्स को इस्तेमाल करते हुए ना, आप
हर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इस्लामियत में ना एक थोड़ी सी अच्छी चीज ये होती है कि आपका जो आंसर होता है ना, एग्जामिनर एक्सपेक्ट ये करता है कि आप कुरान और हदीस का रेफरेंस देके आप अपना आंसर दोगे। अब कुरान और हदीस में ना लिमिटेड ही चीजें हैं जो अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड होगी। कुरान में लिमिटेड ही चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर से रिलेटेड होगी। ठीक है। अब उनको इस्तेमाल करते हुए आपको आपका आंसर फ्रेम करना है। किसी ने ये पूछा था ना कि हेडिंग कैसे बनाए, या फिर हम क्वेश्चन को आंसर किस तरीके से करें। ठीक है। तो वो ये चीज है कि कुरानिक वर्स तो वही होगी जो आपने शायद जुडिशियल सिस्टम के टॉपिक में की हो, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स के टॉपिक में की हो। लेकिन आपको उसको इस तरह मोल्ड करना है कि ये लगे कि आप अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स की बात कर रहे हैं, या अकाउंटेबिलिटी ऑफ रूलर्स की, अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की बात कर रहे हैं। अभी हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं कि हम किस तरह करेंगे। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन। आप कोई भी सवाल अटेम्प्ट करें अकाउंटेबिलिटी पे, डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट तो आपको होना चाहिए ना, और उसको आप क्वेश्चन में मेंशन करेंगे ना। ठीक है। भले से सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात हो, तो अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो देंगे ना आप इंट्रोडक्शन में। आपका अगर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी पे सवाल आता है, तब भी आप अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो देंगे ना आप अपने आंसर करते हुए। ठीक है। इसी तरह अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, सॉरी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पे सवाल आता है कि नोट आप दें अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पे, तो उस नोट को भी आप उसमें कहीं एक दो लाइंस में आप कॉन्सेप्ट तो देंगे ना अकाउंटेबिलिटी का। बिल्कुल देंगे। ठीक है। तो ये आपके हर सवाल में लग जाए, हर स्लाइड हर सवाल में लग जाएगी। अभी हम इस स्लाइड पे बात कर रहे हैं। चलें देखें अब है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है। पहले आप मुझे भी बताएं, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं। आपके मुताबिक अकाउंटेबिलिटी क्या है वो आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं। चलिए, गैरी यूकल क्या कहते हैं, साथ साथ आप टाइप करते रहे। गैरी यूकल क्या कहते हैं? द ऑब्लिगेशन टू डेमोन्स्ट्रेट गोल अटेनमेंट थ्रू वेरीफाइबल रिजल्ट्स, ये है अकाउंटेबिलिटी। पीटर ड्रकर क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस मेजर्ड अगेंस्ट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स इन ऑर्गेनाइजेशंस, ये है अकाउंटेबिलिटी। क्या मतलब? कोई भी सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि पीटर ड्रकर जो है ना वो लीडरशिप स्टडीज मैनेजमेंट स्टडीज से रिलेटेड है, इसलिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की बात की है। लेकिन हम अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को हटा दें, या पाकिस्तान को एक ऑर्गेनाइजेशन समझें, या इस्लामिक किसी भी इदारे को ऑर्गेनाइजेशन समझें, तो उसमें क्या है, कोई भी क्लियर सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिस पे क्या मेजर की जाए आपकी परफॉर्मेंस। भाई ये ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या आपने इन ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया नहीं किया, या आपने कितना परसेंट मीट किया। इस प्रोसेस को, क्या क्या आपने मीट किया या नहीं किया, क्या 80% किया या 90% किया, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? अकाउंटेबिलिटी करना कहेंगे। टू मेंटेन अ चेक एंड बैलेंस, यस, बीइंग आंसरेबल टू एक्शंस, मोर और लेस, यस। ठीक है। अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आप लोगों में से कोई गवर्नमेंट जॉब तो नहीं कर रहा? अगर कर रहा हो तो उसको जो मैं एग्जाम्पल देने लगा हूं ना, वो शायद थोड़ी सी बचकाना लगे। लेकिन जो नहीं कर रहा उसको तो लगेगी यार सही है, अच्छी एग्जाम्पल है, क्योंकि इसको थोड़ा मैं आसान तरीके से समझाना चाह रहा हूं। तो इसलिए मतलब जो कर रहे हैं जॉब ना, तो यार मुझे उसके लिए जरा आप इतना रूम दीजिएगा कि मैं उसको आसान करके समझा सकूं। अच्छा भाई, ऑब्जेक्टिव है एक, लेट्स से भाई ये क्या कह रहा है, पीटर ड्रकर क्या कह रहा है, आपकी परफॉर्मेंस मेजर की जाए अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव्स, इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, तो इसकी एग्जांपल क्या है? भाई हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी चीज खरीदते वक्त हमें सारे गवर्नमेंट परचेजिंग के रूल्स जो है ना वो अप्लाई करने हैं। अच्छा भाई, मैं गया, मैंने चीज खरीदी। अब ऑडिट वाले आ गए, अब वो असेस करेंगे क्या मैंने वो सही परचेजिंग की है या नहीं। अच्छा, अब वो किस तरह असेस करेंगे? वो देखेंगे कि ये चीज कितने की है। अगर चीज
0 रुपीज से लेके 1 लाख तक की है, तो गवर्नमेंट का रूल ये कहता है कि मैं किसी भी दुकान से जाके ना कोई भी चीज खरीद लूं, मैं अपनी मर्जी की दुकान पे जाऊं और चीज खरीद के आ लूं। तो मैंने मतलब गवर्नमेंट का रूल जो है ना वो फॉलो किया। लेकिन अगर चीज 1 लाख से 5 लाख के बीच की है, लेट्स से कोई एसी खरीदना है, तो मैं किसी एक दुकान पे जाके चीज नहीं खरीद के आऊंगा। मुझे क्या करना होगा, 3 अलग अलग दुकानों से उस चीज का रेट मालूम करना होगा, वहां से कोटेशन लेनी होगी और फिर वो मैं चीज खरीदूंगा। अगर मैं 3 लाख की कोई चीज खरीद रहा हूं ना, तो फिर जो है ना गवर्नमेंट मुझे अकाउंटेबल ठहराएगी कि तुमने एक दुकान से क्यों, क्या नाम है, सिर्फ वो कोटेशन ली और खरीद के आ गए। तुम्हें तो 3 दुकानों पे जाना था, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है। और अगर 5 लाख से ज्यादा की चीज है, तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं अखबार में इश्तेहार दूंगा, मैं टेंडर इसके लिए बुलवाऊंगा। और फिर लोग मेरे पास आएंगे, अब मैं दुकानों के पास नहीं जाऊंगा, अब लोग मेरे पास आएंगे कि भाई हमसे ले लो, हमसे ले लो, हमसे ले लो। फिर उसी स्पेसिफिकेशन की जहां से सस्ती तरीन चीज मिलेगी मैं वो खरीद। ठीक है। अब ऑडिटर या जो मुझे अकाउंटेबल ठहरा रहा है वो ये चेक करेगा कि क्या मैंने ये सारे प्रोसेसेस फॉलो किए हैं, नहीं किए। क्या मैंने जो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उससे परमिशन ली है ये चीज खरीदते हुए या नहीं ली। ठीक है। तो ये चेक करना कि मुझे जो काम दिया गया था वो मैंने कानून के मुताबिक किया है या नहीं किया, इस प्रोसेस को अकाउंटेबिलिटी कहेंगे। एक और एग्जांपल आप समझ लें। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पासपोर्ट 15 दिन में इश्यू होना चाहिए। अगर वो 14 दिन में इशू हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर 16 दिन में इशू हुआ तो फिर सवाल उठेगा कि क्या कोई कागज कम था जिसकी वजह से टाइम लगा, क्या कोई और मसला था जिसकी वजह से टाइम एक्स्ट्रा लगा, और अगर एक्स्ट्रा टाइम लगा तो फिर सजा भी मिलेगी। तो ये पूरा प्रोसेस जिसमें ये देखना कि भाई 15 दिन में इशू हुआ नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और फिर नहीं क्यों नहीं हुआ तो किसकी गलती थी, ये सारे प्रोसेस को क्या कहेंगे, अकाउंटेबिलिटी, मतलब अकाउंटेबल ठहराना किसी को भी। ठीक है, तो फिर से हम पीटर ड्रकर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। परफॉर्मेंस मेजर्ड अगेंस्ट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, सिर्फ इतना आप याद कर लेंगे। किसी की भी परफॉर्मेंस को मेजर करना अगेंस्ट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। अगर आपके एग्जाम में, सीएसएस के एग्जाम में, लेट्स से 600 नंबर आते हैं या चले 700 नंबर आते हैं, ठीक है, तो एफपीएससी के एग्जामिनर ने कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स दिए होंगे, सॉरी एफपीएससी के बोर्ड मेंबर्स ने कोई ना कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी होंगी किनको, एग्जामिनर्स को, कि इस तरह पेपर चेक करने हैं, और उसकी बेसिस पे फिर उसने नंबर दिए होंगे। भाई उन्होंने बताया होगा उसको कि अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक है तो -1 कर देना, अगर इसने ग्रामर की कोई मिस्टेक की है फिर भी -1 कर देना, अगर इसने ऐसे के पेपर में टॉपिक सेंटेंस कंक्लूडिंग सेंटेंस का सही इस्तेमाल नहीं किया तो -5 कर देना, अगर इसने आउटलाइन डिटेल्ड दी है तो चलो इसको 2 नंबर एक्स्ट्रा दे देना, नहीं दी डिटेल्ड तो यार इसके -5 कर देना। लेट्स से इस तरह। ठीक है, तो परफॉर्मेंस किसकी मेजर हो रही है, आपकी। किसके अगेंस्ट, एक सेट सेट पैटर्न या सेट स्टैंडर्ड के अगेंस्ट। तो आपकी क्या हो रही है, अकाउंटेबिलिटी हो रही है। अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। किसी भी, किसी की भी, किसी क्लियर ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट परफॉर्मेंस मेजर करना, ये अकाउंटेबिलिटी का काम, ये अकाउंटेबिलिटी है। अच्छा, अब इस्लाम अकाउंटेबिलिटी के बारे में क्या कह रहा है। इस्लाम में जो है ना वो 2 तरीके की अकाउंटेबिलिटी है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या है, आपके अपने कॉन्शियस के साथ जो अकाउंटेबिलिटी हो रही है, या आप अल्लाह से डर के या उनके खौफ से कोई चीज छोड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको क़यामत के दिन अकाउंटेबल ठहरना है। ठीक है, एक तो ये अकाउंटेबिलिटी है। दूसरा, कौन सी अकाउंटेबिलिटी है, जो कि लोग करेंगे या इदारे करेंगे, वो अकाउंटेबिलिटी है। अच्छा, इसकी डिटेल में हम ना ये चारों एग्जांपल्स हम करेंगे। ये रही इसकी चारों एग्जांपल्स, चारों लेवल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी या टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं।
सर यहाँ तो फिर पेपर चेकर की भी अकाउंटेबिलिटी होगी ना, कि उसने रूल्स को फॉलो किया है या नहीं किया। हाँ, अकाउंटेबिलिटी करने वाला कौन है फिर, उनकी उनकी भी होती है, लेकिन जाहिर सी बात है आप लोगों की ज्यादा सख्त होती है। खैर। अच्छा, अब एक बंदा है जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर लगा है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में। ठीक है। उसके पास एक केस आया, कोई करप्शन केस है। ठीक है, एंटी करप्शन में तो करप्शन का केस आएगा। अब वो लेट से करप्शन केस है, कोई 10 करोड़ रुपए का करप्शन केस है, क्योंकि इसने 10 करोड़ रुपए की करप्शन की है। अच्छा। अब उसके पास दो चॉइसेस हैं। ठीक है। एक तो जाहिर सी बात है, जिसने वो करप्शन की है वो काफी तरीके से उसे अप्रोच भी करेगा कि भाई ठीक है, लेन देन करो, 50 लाख रुपए लो और मामला सेटल कर लो। और दूसरा, उसे अगर इदारे के साथ वो सच्चा है, ठीक है, तो फिर वो ये नहीं करेगा, फिर वो करप्शन केस जो है ना वो प्रोसीड करेगा, वो 50 लाख रुपए नहीं लेगा। अच्छा, अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? भाई काफी सारे रीजन हैं। या तो उसका अपना कॉन्शियस जो है ना, वो उसको अलाउ नहीं कर रहा कि यार मैं 50 लाख रुपए लेके जो है ना वो केस छोड़ दूं, या मतलब उसको बरी उस जिम्मा करार दे दूं। या तो अल्लाह का डर है, उसको कयामत का डर है, इसलिए वो जो है ना ऐसे नहीं कर। तो अपना कॉन्शियस का अपनी कॉन्शियस की सुनना, या कयामत का डर होना, या अल्लाह का डर होना, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी। और हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी किसको बोलेंगे? अगर उसको ये डर है कि यार अगर ये मैंने छोड़ दिया तो मुझे मेरा इदारा अकाउंटेबल ठहरा सकता है, मेरा प्रमोशन के प्रोस्पेक्ट्स जो है ना वो खराब हो सकते हैं, हो सकता है कि पब्लिक मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट कर ले, उनको पता लग जाए कि भाई ये तो इसने पैसे लेके जो है ना वो फला फला बंदे को छोड़ दिया है, जिनके खिलाफ करप्शन हुई है वो लोग प्रोटेस्ट करें। इनको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी। वर्टिकल मेरा और अल्लाह का ताल्लुक, हॉरिजॉन्टल मेरा लोगों के साथ ताल्लुक। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अच्छा, अब इसके चार लेवल्स हैं या चार टाइप्स हैं ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहली क्या टाइप है? डिवाइन। मतलब इसको अकाउंटेबिलिटी हो रही है, या मैं किसको अकाउंटेबल हो रहा हूं? अल्लाह को अकाउंटेबल हो रहा हूं। कब अकाउंटेबल होऊंगा या किस तरीके से अकाउंटेबल होऊंगा? आखिरत के दिन अकाउंटेबल होऊंगा। ये कौन सी टाइप ऑफ अकाउंटेबिलिटी है? वर्टिकल के अंदर, जो मौलाना मौदूदी ने वर्टिकल की बात की है ना, ये वर्टिकल के अंदर फॉल करती है, ये वाली अकाउंटेबिलिटी, टाइप ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सही है। अच्छा, बेसिकली उन्होंने, मौलाना मौदूदी ने क्या किया था, दो टाइप्स बताई थी ना अकाउंटेबिलिटी की, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। आगे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने फर्दर उसकी जो है ना और टाइप्स निकालनी है, मतलब इन्हीं को आगे डिवाइड कर दिया है दो में। दो मतलब ये जो ऊपर लिखी हुई है ना यहाँ पे, ये वाली डिवाइन, इसको भी वर्टिकल कह दिया है और इसको भी वर्टिकल कह दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये वर्टिकल नहीं है, सिर्फ ये वर्टिकल है और ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, और ये जो है ना ये इसी का हिस्सा है, पहली वाली का हिस्सा है। कुछ स्कॉलर्स इस तरह कहते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, ये अलग है, ये अलग है, दोनों वर्टिकल है, तो एक ही बात है मोरलेस। खैर। अच्छा, टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी या लेवल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी कितने हैं? चार। पहला क्या है? अकाउंटेबिलिटी किसको होना? वी आर अकाउंटेबल टू अल्लाह। टूल क्या है उसका? जजमेंट डे। किस तरह हम कब अकाउंटेबल होंगे अल्लाह को? आखिरत के दिन अकाउंटेबल होंगे। अच्छा। दूसरा क्या है? पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, हमारा अपना कॉन्शियंस। ठीक है, जब आप कोई गलत काम कर रहे होते हो ना, तो इवन या गैर मुस्लिम भी कोई गलत काम करता है ना, तो कभी कभी उसके दिल में ना खटकती है चीज कि नहीं यार ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो वो क्या होता है? वो उसका कॉन्शियंस होता है। आपका कॉन्शियंस आपको अकाउंटेबल ठहराता है। पहले उसमें कौन चीज आपको अकाउंटेबल ठहरा रही थी? अल्लाह का खौफ, खशियत इलाही, जजमेंट डे का खौफ, कि भाई अल्लाह को मुंह दिखाना है। वो अकाउंटेबिलिटी आपको अकाउंटेबल ठहरा रही है। यहां पे कौन सी चीज आपको अकाउंटेबल ठहरा रही है? आपका अपना कॉन्शियंस। ठीक है। अच्छा, दूसरे क्या मैकेनिज्म्स हैं अकाउंटेबिलिटी के? वो दुनियावी मैकेनिज्म्स हैं। ये तो चलो दीन से रिलेटेड थे ना मैकेनिज्म्स, या अपनी पर्सनल उससे रिलेटेड थे। ये दुनियावी मैकेनिज्म्स हैं। भाई ऑडिट एंड अकाउंट्स वाले आके जो है ना वो हमारे
ऑब्जेक्शंस लगा देंगे हम पे, हमारा करियर खराब हो जाएगा, हमें भाई नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ये मसला हो जाएगा, तो इसलिए हम कोई चीज गलत ना करें। भाई कोर्ट में जो है ना वो फैसला हमारे अगेंस्ट आ गया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, नैब वाले जो है ना वो पीछे पड़ जाएंगे। ये सारे इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म। सोशल अकाउंटेबिलिटी भाई हमारे खिलाफ जो है ना वो प्रोटेस्ट हो जाएंगे, हमारा नाम मीडिया में आ जाएगा, और ये होता है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं अभी, मैंने सिविल सर्विस नहीं ज्वाइन की थी, मेरे घर के करीब अकाउंटेंट जनरल सिंध का ऑफिस है। मैं वहां से गुजर रहा था, कोई 2-3 हजार लोग जो है ना वो एहतजाज कर रहे थे। भी पता किया कि कौन है लोग और क्यों एहतजाज कर रहे हैं, तो पता चला वो टीचर्स थे। अच्छा टीचर्स हैं तो वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं, और वो भी एजी सिंध के ऑफिस के बाहर। भाई 9 महीने से ना उनको उनकी सैलरी नहीं मिली थी। कभी बोलते हैं ये पेपर ले आओ, कभी बोलते हैं वो पेपर ले आओ, और जब सब ले आए तो फिर बोले और पेपर ले आओ। तो फिर इस तरह हम क्या बस मुफ्त में काम करते हैं? 9 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली है, तो इस चीज पे एहतजाज हो रहा था, मीडिया भी आ गया। अब इससे क्या होता है, प्रोटेस्ट हुआ ना, तो भी वो बंदा अकाउंटेबल ठहरेगा। अब जो वो ऑफिस में बैठा है जो पैसे खाने के चक्कर में, या चले वो क्या पता वाकई में टेक्निकल रीजन हो जिसकी वजह से वो उनकी सैलरियां नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन प्रोटेस्ट हुआ, लोग आए, मीडिया आया, तो उस पर प्रेशर पड़ा, वो अकाउंटेबल इस तरह भी ठहर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स और मैकेनिज्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी होते हैं जो कि इस्लाम हमें बताता है, और आगे मैं बताऊंगा इस्लाम कैसे बताता है। इस पे कुरानिक हदीस और हमें रेफरेंसेस ऑफ इस्लाम मिलेंगे इस तरह। अच्छा, क्या क्वेश्चन आया है? सर यहाँ तो फिर पेपर चेकर की, सर ये चार किसके अकॉर्डिंग है, रेफरेंस किस में देंगे? हाँ, चार इस्लाम के अकॉर्डिंग है, आगे जो है ना वो मैं आपको प्रूव करूंगा कि कहाँ कहाँ जो है ना वो इस्लाम ये अकाउंटेबिलिटी के हमें प्रोसीजर्स बताता है, यहाँ स्कॉलर्स ने क्यों, ये कहाँ से उनके पास ये चार लेवल्स आए हैं। मतलब एक्सप्लिसिटली ऐसे तो नहीं है कि कोई हदीस नहीं है कि भाई अकाउंटेबिलिटी के चार लेवल्स हैं, डिवाइन, इंस्टीट्यूशनल, सोशल, पर्सनल। ठीक है, अहदीस में ऐसी बातें की गई हैं जिससे फिर स्कॉलर्स इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि भाई ये चार लेवल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी हैं जिनकी इस्लाम बात करता है। ठीक है, अच्छा वो ये रहे। अच्छा उससे पहले, चलें उसके बाद ही हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली मैं वो पास पेपर के सवालों पे जाना चाह रहा था, तो वो हम बाद में कर लेते हैं। अच्छा, डिवाइन अकाउंटेबिलिटी टू अल्लाह। ठीक है, अभी मुझसे किसी ने पूछा कि ये इस्लाम में गए हैं, तो भाई इस तरह की अहदीस और कुरानिक वर्सेस मौजूद हैं जिनसे जो है ना ये स्कॉलर्स ने अखज किया है कि ये एक टाइप ऑफ अकाउंटेबिलिटी है जो कि इस्लाम प्रीच करता है। ठीक है, मतलब इस्लामिक सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी ये प्रीच करता है। अच्छा, सूर्य बकरा क्या कहती है? सूर्य बकरा की आयत नंबर 284, ही विल होल्ड एवरीवन अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस बोथ विजिबल एंड हिडन। ही यहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को रेफर किया जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर किसी को अकाउंटेबल ठहराएंगे, चाहे वो काम तुम छुपके करते हो रहे हो या सबके सामने करते रहे हो। डिवाइन अकाउंटेबिलिटी यहां से स्टेब्लिश हो गई। हाँ जी बिल्कुल स्टेब्लिश हो गई। हदीस देखते हैं, अ सर्वेंट विल नॉट स्टेप फॉरवर्ड ऑन जजमेंट डे अंटिल क्वेश्चन अबाउट फोर थिंग्स। पहली चीज क्या है? हिज लाइफ एंड हाउ ही स्पेंट इट, his knowledge and how he acted on it. तीसरी, wealth, how he earned it and spent it, and his body, how he used it. इंसान कयामत के दिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक वो चार चीजों के ना जवाब दे दे। कुछ अहादीस में 5 चीजें कही गई हैं, वेल्थ किस तरह कमाई और किस तरह खर्च की, इनको अलग अलग बयान किया गया, लेकिन कुछ में ये चार चीजें बयान की गई। कौन कौन सी? जिंदगी उसने कैसे गुजारी, जो इल्म हासिल किया उस पर क्या अमल किया, दौलत किस तरह कमाई और किस तरह खर्च की, बॉडी जो उसको तंदुरुस्त दी गई थी उसका किस तरह इस्तेमाल किया। ये सारी अकाउंटेबिलिटी कयामत के दिन। अब ये बात स्टैब्लिश हो गई, सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी में जो पहला पिलर है या पहली टाइप है वो है डिवाइन अकाउंटेबिलिटी की।
अब वो कुरानिक वर्ड्स से भी स्टैब्लिश हो गई और हदीस से भी स्टैब्लिश हो गई। और ये वो चीज है जो कि पर्सनली इंसान को कोई भी गलत काम करने से रोकती है। जजमेंट डे की अकाउंटेबिलिटी और खशियत इलाही अल्लाह के डर को कहते हैं। ठीक है जी। तो पहला तो पिलर ये हो गया अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, इसके बाद क्या है? इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी देखें कुरानिक वर्ड से किस तरह स्टैब्लिश होती है। इंडीड अल्लाह कमांड्स यू टू रेंडर ट्रस्ट टू दोज वर्दी ऑफ देम। ये हमने पिछले लेक्चर में भी आयत की थी। इस्लाम इंश्योरिंग इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी थ्रू गुड एंड एबल लीडरशिप। अच्छा, इससे ना हमें इंपॉर्टेंस पता चल रही है इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। इस्लाम क्या कह रहा है यहां पे? ट्रस्ट या अमाना से क्या मुराद है? दो तीन मुरादें हैं। एक जो मुराद है जो हमारे यहां फिट बैठ रही है कि तुम उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो जो वर्दी हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप पाकिस्तान ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस के मुलाजिम हैं, वहां पे 17 ग्रेड में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप बेसिकली टीम लीडर होंगे, आप कहीं का ऑडिट करने जाएंगे। अच्छा, अगर आप करप्ट हैं या इनकॉम्पिटेंट हैं तो आप उस इदारे का ऑडिट सही नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और अगर आपको लेट्स से सीएसएस का प्रोसेस रिग्ड हो और आपको पैसे दे के भाई चलो ये सीट दे दी गई है, ठीक है, तो उससे सिस्टम में क्या खराबी पैदा होगी? ना आप अकाउंटेबिलिटी सही कर सकेंगे या ना ऑडिट सही कर सकेंगे, क्योंकि या तो आप करप्ट हैं या इनकॉम्पिटेंट है। एक सेकेंड यार, मुझे कॉल आ रही है, मैं देख। हेलो। जी, कॉल आ गई थी मुझे। अच्छा, मैं इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा था? हाँ, इस्लाम इंश्योरिंग इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी थ्रू गुड एंड एबल लीडरशिप। देखें, इस्लाम क्या इंश्योर कर रहा है इस आयत के थ्रू? इस्लाम इंश्योर कर रहा है कि आप गुड एंड एबल लीडरशिप को सही जगह पे बिठाओ। चाहे वो 17 ग्रेड की पोस्ट हो, चाहे वो 18 ग्रेड की पोस्ट हो, चाहे वो रूलर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड हो या रूलर ऑफ अ कंट्री हो, सही जगह पे सही लोगों को बिठाओ। इस्लाम ये तलकीन कर रहा है। और इससे क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है। किस तरह होती है हम आगे की एग्जांपल्स में देखेंगे। अच्छा, उससे पहले ना ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि उन्होंने गवर्नर को डिसमिस किया था। किस बेसिस पे? तो लग्जूरियस लाइफस्टाइल के साथ जो है ना वो जिंदगी गुजार रहा था। मतलब लोगों के जो पैसे थे उनका सही इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बैतुल माल के पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा था। इस तरह और भी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने ओवर वीक परफॉर्मेंस भी अपने गवर्नर्स को हटाया है। उन्होंने पब्लिक कंप्लेंट्स के ऊपर भी अपने गवर्नर्स को हटाया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है? इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की है। इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हेड ऑफ स्टेट थे वो, और उन्होंने अपने जो मातहत गवर्नर्स थे उनको हटाया है। किस बेसिस पे हटाया है? क्योंकि वो लग्जूरियस लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहे थे, वो लोग की परफॉर्मेंस जो थी वो वीक थी, उनके खिलाफ पब्लिक की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या एक्शन लिया? उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल एक्शन लिया। किस बेसिस पे लिया? इस कुरानी वर्ड्स की बेसिस पे एक्शन लिया। मतलब और भी वर्सेस हैं जो उनके एक्शन को जस्टिफाई करती हैं। ये भी एक वर्स है, इंडीड अल्लाह कमांड्स यू टू रेंडर ट्रस्ट टू दोज वर्दी ऑफ देम। और उन्होंने उनको वर्दी नहीं समझा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के, इसलिए उनको उन्होंने हटाया।
और दूसरा यहां पे क्या मैकेनिज्म है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी थ्रू कोर्ट्स। यहां पे हम 5 टाइप की कोर्ट्स भी देखेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है। अच्छा, हाउ इस्लामिक अकाउंटेबिलिटी चेक्स पावर एंड प्रिविलेज। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंस की किसी ने पहले बात भी की थी अभी। एंड डू नॉट ट्रांसग्रेस, इंडीड अल्लाह डज नॉट लाइक ट्रांसग्रेसर्स। अच्छा, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रिमूव्स गवर्नर ड्यू टू ट्रांसग्रेसिंग लेविश स्पेंडिंग। ये वही बात है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी। मैंने आपको बताया था कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, और अभी भी मैंने बताया आपको कि उन्होंने अपने गवर्नर्स को हटाया काफी बेसिस पे। और उन बेसिस का बेसिकली क्या मकसद था, या बेसिक उसका क्या पॉइंट था, वो ये जो आयत बता रही है कि वो उस अमानत के हकदार नहीं थे, वो उन पोजीशंस के हकदार नहीं थे, उन्होंने वो डिलीवर नहीं किया जिसके लिए उनको भेजा गया था। क्यों? क्योंकि लोग उनके खिलाफ शिकायतें कर रहे थे, क्योंकि लोग, उनका जो रहन सहन था वो उसके मुताबिक नहीं था जैसा एक गवर्नर का उस जमाने में होना चाहिए था। ठीक है, और क्या रीजन था? उनकी परफॉर्मेंस वीक थी। ठीक है, इस बेसिस पे अकाउंटेबिलिटी करते हुए हजरत उमर ने गवर्नर्स को उनकी पोजीशन से हटाया। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल है इसकी, अकाउंटेबिलिटी बाय द गवर्नमेंट। कुरानिक वर्स, इंडीड वेस्टफुल स्पेंडर्स आर ब्रदर्स ऑफ डेविल्स। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में की हुई है स्लाइड, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अच्छा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि गवर्नमेंट इदारों में क्या होता है कि एक तो आपको पैसे मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन जब आपके पास मिल जाते हैं और पैसे खर्च नहीं हुए हुए होते आखिरी महीनों तक, तो आप आखिरी महीने में पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे खर्च कर देते हो। ठीक है, जरूरत नहीं भी होती तब भी आप खर्च कर देते हो। ठीक है, ये आज के जमाने में भी होता है, ये पिछले जमाने में भी हो रहा था। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी, मैं एक जगह का ऑडिट कर रहा हूं अभी। उन्होंने एक बजट जो है ना अपना, एक हेड होता है, या चले बजट का जो 80% है ना, वो उन्होंने आखिरी महीने में स्पेंड किया है। क्यों? क्योंकि उनको पैसे मिल गए और उनको जरूरत भी नहीं थी उन पैसों की, लेकिन फिर भी क्योंकि पैसे आ गए अब खर्च करो। फर्नीचर मंगवा लो, फ्रिज मंगवा लो, डिस्पेंसर मंगवा लो, फ्लोर नया बनवा लो, इस तरह पैसे खर्च किए। ठीक है, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या करते थे, वो इंश्योर करते थे कि अगर कोई प्रोजेक्ट खत्म हो गया है तो पैसा जो है ना, एक्स्ट्रा जो है ना, वो वापस आ जाए, बजाय इसके कि वो मिसयूज हो ऑफिशियल्स के थ्रू। ठीक है, तो इसमें हमें हजरत उस्मान की भी अकाउंटेबिलिटी नजर आती है। मतलब वो अपने किस तरह पब्लिक सर्वेंट्स को अकाउंटेबल ठहराते थे, बजटरी एलोकेशंस के थ्रू अकाउंटेबल ठहरा रहे थे। ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब आपको ये चीज समझ आ गई। अभी हम कोर्ट्स वाले टॉपिक पे जाने लगे हैं, उससे पहले हमने क्या किया है, दो हमने टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी देख ली है। एक वो जो हम कयामत के दिन अकाउंटेबल ठहरेंगे, ठीक है, और एक इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, जो कि हम फिर दो एग्जांपल्स उसकी देख चुके हैं। एक हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की एग्जांपल देखी है हमने, और एक हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की एग्जांपल देखी। ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ कोर्ट आपको याद होगा जब हम जुडिशियल सिस्टम ऑफ इस्लाम कर रहे थे, तो हमने शायद उसकी 40 स्लाइड्स थी, या हाँ ऐसी कोई स्लाइड्स थी, तो 32-33 स्लाइड्स हमने की थी, कोई 5-6 स्लाइड्स रह गई थी। ठीक है, तो उसमें जो रह गई थी ना, वो टाइप्स ऑफ कोर्ट्स इन इस्लाम वाली थी। ठीक है, और शायद एक टाइप्स ऑफ पनिशमेंट की थी, वो तो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन ये एक बेसिक, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जुडिशियल सिस्टम का जो रह गया था। ठीक है, तो वो यहां भी क्या नाम है, इंपॉर्टेंट है, और वहां तो वो इंपॉर्टेंट है ही। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले, ये सिस्टम समझाने से पहले मैं आपको बताऊं, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, क्या ये प्रिंसिपल ऑफ, ये क्या सवाल आ गया, एक सेकंड। तो सहाबा के नेम्स इंग्लिश में लिखते हुए स्पेलिंग चेंज होती है तो इससे कोई इशू तो नहीं होता? नहीं नहीं, नहीं होगा इशू, जो मैंने लिखी हुई है बस वो लिख दीजिएगा, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, क्या ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी है? हाँ जी, बिल्कुल है। इसके बाद डिवाइन अकाउंटेबिलिटी, जजमेंट डे की अकाउंटेबिलिटी, क्या ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी है विच इस्लाम प्रीचेस? हाँ जी, बिल्कुल है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, क्या डिवाइन अकाउंटेबिलिटी के थ्रू हम रूलर्स या पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठहरा सकते हैं।
क्या हम इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के थ्रू रूलर्स को या उनके क्या नाम है पब्लिक सर्वेंट्स को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठहरा सकते हैं। क्या ये सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात भी हो रही है? हाँ जी, सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। क्या प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है? हाँ जी, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। क्या हम पब्लिक सर्वेंट्स को इन चीजों के थ्रू अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं जो इधर स्लाइड्स में मेंशन्ड है? हाँ, बिल्कुल ठहरा सकते हैं। किस तरह? देखिए, ये जो एग्जांपल्स दिए हैं मैंने आपको, जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने गवर्नर्स को अकाउंटेबल ठहरा रहे थे, क्या वो पब्लिक सर्वेंट्स नहीं थे? क्या वो रूलर्स नहीं थे? गवर्नर्स जो थे वहां के, वो रूलर्स नहीं थे? हाँ, रूलर्स थे। उनको अकाउंटेबल ठहरा रहे थे ना, इसीलिए उनको रिमूव किया ना। भाई, हमने अकाउंटेबिलिटी की क्या डेफिनेशन पढ़ी है? एक सेट ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट उन्होंने परफॉर्मेंस मेजर की कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, इसीलिए कंप्लेन्स आ रही हैं, इसीलिए वो लेविश लाइफस्टाइल वो गुजार रहे हैं जो कि एक स्टैंडर्ड के खिलाफ है, इसीलिए क्या नाम है उनकी परफॉर्मेंस वीक है। ठीक है, तो वो उन्होंने स्टैंडर्ड्स मीट नहीं किए तो उनको अकाउंटेबल ठहराते हुए उनको हटाया। इसी तरह हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या कर रहे हैं? वो अकाउंटेबिलिटी इस तरह इंश्योर कर रहे हैं कि पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, क्या ये वो चार जो सवाल पूछे गए पास पेपर में उन पे फिट बैठती हैं? या ये जो सिलेबस का टॉपिक है, क्या उससे ये कवर हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल कवर हो रहा है। अच्छा, एक और सवाल, पाकिस्तान में ये सिस्टम किस तरह आइडियलाइज किया जाए? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, अब आप बोलेंगे ये तो सिलेबस से ही बाहर है, पाकिस्तान की तो बात ही नहीं की गई। यार देखें, सीएसएस में कभी भी सीधा सवाल नहीं आएगा। अगर आ गया तो चले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनरली सीधे सवाल नहीं आते। अब पाकिस्तान का जब पूछा जाए ना, और मैंने अगर ये टॉपिक किया होता और एग्जाम में मेरे पास ये आ जाता, तो मैं क्या करता कि भाई मैं एग्जाम्पल देता, क्योंकि इस्लामियात का पेपर है। जिस तरह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गवर्नर्स को हटाया, किन बेसिस पे? उनकी वीक परफॉर्मेंस पे। हमें भी पाकिस्तान में ये इंश्योर करना चाहिए कि हम इस तरीके का अकाउंटेबिलिटी सिस्टम लाएं। अगर कोई भी इदारा अपने की परफॉर्मेंस केपीआई, शायद आपको पता हो ना पता हो, लेकिन चले अगर जो उनके परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स हैं उनको नहीं मीट कर रहा, या कोई भी बंदा उस इदारे में नहीं मीट कर रहा, तो उसको हटा दें। ये इस्लाम की एग्जाम्पल हम फॉलो करें। हम उधर बहुत स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल चेक रखें उन पे, ताकि पैसों की बेसिस पे भी उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए। और हम हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की एग्जाम्पल फॉलो करें। ठीक है, हम ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। इस तरह आइडियलाइज होगा सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि हम उनको दीनी तालीम दें, जो दीन से दूरी हुई है, हम उनके सिलेबस में जो है ना वो इस तरह के टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करें जो कि अकाउंटेबिलिटी और करप्शन के बारे में हो, ताकि एटलीस्ट उनके अंदर खौफ खुदा पैदा हो, जजमेंट डे का खौफ पैदा हो। ये वैसे किया भी जाता है, सिविल सर्विस एकेडमी में ये सारे टॉपिक्स होते हैं, और उसके पीछे रीजन भी यही होता है। ठीक है, तो क्या ये तरीका है जिसके थ्रू हम आइडियलाइज कर सकते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान? बिल्कुल कर सकते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो अभी तक हमने स्लाइड्स पढ़ी हैं, क्या उनसे इन सवालों के जवाब आंसर हो रहे हैं? अभी आगे और भी स्लाइड्स पढ़ेंगे। क्या इन सबसे सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी पता चल रहा है? हाँ जी, पता चल रहा है। क्या इनसे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी पता चल रहे हैं? बिल्कुल पता चल रहे हैं। क्या इसके थ्रू हम रूलर्स और पब्लिक ऑफिसर्स को अकाउंटेबल ठहराने का तरीका हमें मिल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल मिल रहा है। क्या पाकिस्तान में ये हमें पता चल रहा है कि किस तरह ये सिस्टम पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल पता चल रहा है। आयात वही है, अहदीस वही है, खुलफाए राशिदून के जो किस्से हैं वो भी वही हैं। अब आपने बस इसको मोल्ड इस तरह करना है कि आप अपना आंसर जो है ना वो इस तरह दें कि वो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को हिट हो। और अपनी हेडिंग्स भी इस तरह बनाएं, किसी ने पूछा था कि हेडिंग्स किस तरह बनाएं, हेडिंग्स भी इस तरह बनाएं कि वो डायरेक्टली इस आंसर को हिट हो। इस तरह आपने जो है ना वो आंसर देना है, वरना आप एग्जाम के बाहर निकलेंगे, बोलेंगे यार ये तो सब कुछ सिलेबस से बाहर था। उसमें तो सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी पूछा गया था, यहाँ तो पता नहीं क्या क्या पूछ लिया, यहाँ तो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी पूछ लिया। हम तो सिस्टम याद करके आए थे, प्रिंसिपल्स तो याद ही नहीं किए थे। हमें तो ये बताया ही नहीं गया था कि पाकिस्तान में वो किस तरह इंप्लीमेंट होगा। ये पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को किस तरह अकाउंटेबल ठहराना है, ये तो पूछा ही नहीं गया था। ठीक है, तो सवाल घूम के ही आएगा, और अगली दफा अकाउंटेबिलिटी पे सवाल आया ना, वो भी घूमा ही हुआ होगा, वो इससे रिलेटेड नहीं होगा। लेकिन आपने जो आयात, अहदीस और खुलफा राशिदून के बारे में चीजें पढ़ी हुई हैं, उनको इस तरह इस्तेमाल करना है कि आप उसको मोल्ड करके उस आंसर पे ले आए। अच्छा, सवाल आ गए।
अच्छा, ये तो खुद ही आप क्लियर कह रहे हैं, लिखने का तरीका आना चाहिए बस। हाँ, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कोर्ट इन इस्लाम। अच्छा, इस्लाम में जो है ना, बेसिकली वैसे ज्यादा टाइप्स ऑफ कोर्ट्स हैं, 5 मेन मैंने टाइप्स यहाँ पे लिखी हैं। अच्छा, अगर ये सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी पे सवाल आए ना, तो आप पांचों टाइप्स लिख दीजिएगा। लेकिन अकाउंटेबिलिटी ऑफ रूलर्स पे या अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पे सवाल आए ना, तो आप मजालिम कोर्ट्स और हिस्बा कोर्ट्स लिखिएगा, क्योंकि ये रूलर्स और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को अकाउंटेबल ठहराती हैं। बाकी कोर्ट्स ओवरऑल सिस्टम के लिए अकाउंटेबिलिटी का सोर्स है। ठीक है, ये आप पॉइंट आई होप समझ गए होंगे। अच्छा, काजी कोर्ट्स क्या होती हैं? सिविल, क्रिमिनल और फैमिली के मैटर्स इसमें जाते हैं। मुझे कोई एग्जांपल दे, या चले मैं दे देता हूं। सिविल की क्या एग्जांपल है? सिविल का कौन सा केस होगा? लेट्स से आपकी जमीन का केस है, वो सिविल का केस होगा, वो इस काजी कोर्ट में जाएगा। क्रिमिनल, अगर आपने किसी का, क्या क्वेश्चन है, प्राइवेट पार्टीज, हाँ सिविल केस, हाँ। क्रिमिनल केस कौन सा होगा? अगर आपने किसी का खून कर दिया है, तो किस कोर्ट में जाएंगे? जुडिशियल कोर्ट में जाएंगे, काजी कोर्ट में जाएंगे। ठीक है। फैमिली, अगर आपका तलाक का मसला है, खुला का मसला है, ठीक है, इस तरीके मसले मसाइल हैं, फिर भी आप इस कोर्ट में जाएंगे। ठीक है। तो आपको बस ये बताना चाहिए काजी कोर्ट क्या होती है, जो ये मसले हल करे। और बाकी चले यहाँ पे रेफरेंस है, द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपॉइंटेड मौज इब्ने जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु काजी कोर्ट। ये सिर्फ इस्टेब्लिश कर रही है कि भाई इस्लाम में जो है ना, वो इस तरह की कोर्ट्स की हमें मिसालें मिलती हैं। वरना बेसिकली आपको जो है ना, बस ये पता होना चाहिए काजी कोर्ट क्या करती है। एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। ठीक है, ये वाली कोर्ट्स जो है ना, मतलब ये वाले मसले जो है ना, इस कोर्ट में हल किए जाते हैं। अच्छा, हाँ, वाइफ वर्सेस फैमिली, हाँ यार, गुड यार उस्मान, यही है। अच्छा, मजालिम कोर्ट्स क्या होती हैं? सेकंड टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, कोर्ट्स ऑफ ग्रीवेंसेस। These courts were prescribed over by the caliph or high officials to address complaints about injustices, especially against government officers. The Mazalim system was formalized under Caliph Umar ibn Abdul Aziz radiallahu ta'ala anhu to hear complaints against government officials. Example, Caliph Umar radiallahu ta'ala anhu himself conducted public hearings ensuring justice for the oppressed. ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि फर्ज करें कि एसी साहब हैं, या असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल साहब हैं, या एएसपी साहब हैं, उनके खिलाफ आपकी कोई कंप्लेंट है, आप किस में जाएंगे? आप कोर्ट ऑफ ग्रीवेंस में जाएंगे। अभी प्रेजेंटली जो है ना पाकिस्तान में, मोतसिब की जो कोर्ट है ना, वो इससे मिलती जुलती है, उसको आप मजालिम कोर्ट का वो मतलब इक्विवेलेंट कह सकते हैं। ठीक है, कि उसके अगेंस्ट किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट कोई कंप्लेन होगी, तो आप यहां जाएंगे। ठीक है। और ये अगर आप पे वो सवाल आए ना प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी का, या रूलर ऑफ अपना ये रूलर की किस तरह अकाउंटेबिलिटी होगी, या पब्लिक ऑफिस होल्डर की किस तरह अकाउंटेबिलिटी होगी, तो वो इस तरह उसमें आपकी मेंशन कीजिएगा ये वाली कोड। ठीक है। एक और कोड आप क्या मेंशन करेंगे पब्लिक ऑफिस होल्डर को अकाउंटेबल ठहराने के लिए? ये मार्केट रेगुलेशन कोड, मतलब हिस्बा कोड। ये क्या करती है? पहले क्या होता था कि मार्केट में कोई भी बंदा जो है ना, किसी को कम वजन ना दे, किसी को मतलब कि हक से कम ना मिले, या रेट सही लगे हों, या कोई गलत चीज किसी को ना मिल जाए। ठीक है, या ऐसा तो नहीं है जैसे मैग्नेट लगा देते हैं उसके नीचे, वो जो तोलने वाली मशीन होती है, तो उससे फिर आपको कम वजन मिलता है। ऐसी कोई हरकत ना कर रहा हो, इस तरह की चीजें रोकने के लिए ना मार्केट रेगुलेशन कोड्स बनाई जाती थी। तो तीसरी टाइप ऑफ कोड क्या है? हिस्बा कोड, मार्केट रेगुलेशन कोड। अच्छा, ये फिर एग्जाम्पल है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद इब्न अल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपॉइंट किया था टू ओवरसी द मार्केट्स इन मक्का, इंश्योरिंग फेयर ट्रेड एंड ऑनेस्टी। ठीक है। अच्छा, और ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को मार्केट इंस्पेक्टर लगाया था। ठीक है। तो इससे हमें क्या नजर आता है? इस्लाम में हिस्बा कोर्ट्स की मिसालें हमें नजर आती हैं। अच्छा, ये हदीस हम पहले भी कर चुके हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। क्या कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्केट में गए थे, और फिर उन्होंने जब गेहूं उठाया था, और फिर बंदे को बोला था कि भाई चीटिंग ना करो। ये हदीस पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा। ये भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है।
अच्छा, इसके बाद ओम्बड्समैन, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो जो पहले हमने कोर्ट की थी वो उसी से रिलेटेड थी। अच्छा, इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट्स हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी है तो उसमें मिलिट्री कोर्ट्स और ये पुलिस कोर्ट्स को भी मेंशन करना है, मतलब पांचों की पांचों कोर्ट्स को मेंशन करना है। ठीक है, अगर कंट्री के उस हिसाब से पूछा जाए। लेकिन अगर सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की बात हो या रूलर्स की बात हो या सिविल सर्वेंट्स की बात हो तो आपने हिस्बा कोर्ट्स और मजालिम कोर्ट्स मेंशन करने हैं। ठीक है। अच्छा, मिलिट्री कोर्ट्स, मिलिट्री में कोई भी मसला होता था पहले, ठीक है, कि भाई इसको ये ऑर्डर दिया गया इसने पूरा नहीं किया, ठीक है, या इसको ये इंस्ट्रक्शन दी गई इसने ये पूरी नहीं की, या क्या नाम है, माले गनीमत के मसले या और कोई भी मिलिट्री से रिलेटेड मसले मसाइल होते थे तो वो मिलिट्री कोर्ट्स में हल किए जाते थे। आज भी हमने देखा है कि मिलिट्री कोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं। अब उनकी यूज पे डिबेट हो सकती है लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स आज भी एग्जिस्ट करती हैं। तो ये भी एक टाइप है जो कि मतलब टाइप ऑफ इस्लामिक कोर्ट है जो कि पहले भी एग्जिस्ट करती थी और अब भी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, शुरता कोर्ट्स, ये आप इसको ना मोबाइल पुलिस टाइप की कोर्ट समझ लें। ये स्पीडी जस्टिस देती थी कि भाई आप जैसे ये एग्जांपल दी गई है, मैन वाज फाउंड इंटॉक्सिकेटेड इन पब्लिक डिसरप्टिंग ऑर्डर, द शुरता कोर्ट हैंडल्ड इट स्विफ्टली एंड द मैन वाज गिवन हद पनिशमेंट। ठीक है, वहीं पे देखा वो इंटॉक्सिकेटेड है, वहीं पे उसको सजा दी और बस मसला हल हो गया। ठीक है, तो जो पुलिस इस तरह की हो जो ये मसले हल कराए लॉ इन्फोर्समेंट के, उन कोर्ट्स को शुरता कोर्ट्स कहा जाता है। तो इस्लाम में कितनी टाइप्स ऑफ ऑन द स्पॉट पनिशमेंट? यस, इस्लाम में ये 5 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स हैं। काजी कोर्ट्स जिसमें सिविल, क्रिमिनल एंड फैमिली इश्यूज डिस्कस होते हैं। मजालिम कोर्ट्स, अगर आपका किसी भी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट कोई मसला है आप यहां जा सकते हैं। मार्केट रेगुलेशन कोर्ट्स, ये मार्केट का जो ट्रेड है वहां पे हर चीज सही हो रही है, मार्केट रिलेटेड कोर्ट्स हैं ये बेसिकली। ठीक है। चौथी कोर्ट जो है मिलिट्री कोर्ट्स, पांचवी जो है ना वो पुलिस कोर्ट्स। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स हैं इन इस्लाम। अब हम आते हैं सोशल अकाउंटेबिलिटी। मैंने अभी आपको एजी सिंध की एग्जांपल दी थी ना कि वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मीडिया भी आ गया था। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू भी लोग अकाउंटेबल ठहरते हैं। इवन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स भी अकाउंटेबल ठहरते हैं, रूलर्स तो अकाउंटेबल ठहरते ही ठहरते हैं। ठीक है, मीडिया पे आप किसी रूलर को क्रिटिसाइज करो वो परेशान हो जाता है, फिर अपने वो तरीके सही कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कुरान हमें इसकी किस तरह तलकीन करता है? लेट देयर बी अमंगस्ट यू अ ग्रुप कॉलिंग टू गुड, enjoining right and forbidding wrong, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। ठीक है, अच्छाई की तरफ बुलाओ और बुराई से रोको। ये इस्लाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि बार बार प्रीच किया जाता है कि बुराई से रोको और अच्छाई की तरफ बुलाओ। मतलब हमें ट्रेन किया जा रहा है सोशल अकाउंटेबिलिटी के लिए। आगे अहदीस भी हम देखते हैं कि हमें किस तरह ट्रेन किया जा रहा है। द बेस्ट जिहाद इज अ वर्ड ऑफ ट्रूथ बिफोर अ टायरेनिकल रूलर, whoever sees evil let him change it with his hand, if unable then with his tongue, if unable then with his heart। अगर कोई बुराई देखो तो उसको हाथ से रोको, अगर नहीं रोक सकते तो मुंह से रोको, और मुंह से भी नहीं रोक सकते तो दिल से उसे बुरा मानो। ये सारी अहदीस और कुरानी आयत हमें क्या समझाती है, या हमें खुलफा राशिदून के ये वाक्य जो इनसे रिलेटेड है वो हमें क्या समझाते हैं? हमें ये सोशल अकाउंटेबिलिटी की तालीम दे रहे हैं कि रूलर को अकाउंटेबल ठहराओ। क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। अभी तो मैंने 2 मेंशन किए ना यहाँ पे हदीस, ये आपको 10-15 हदीस मिल जाएंगी इस पे, और हो सकता है इससे बहुत ज्यादा हो। 10-15 हदीस तो मैंने पढ़ी हुई है जिसमें इस्लाम हमें ये सिखाता है कि आप रूलर को अकाउंटेबल ठहराओ, उसके खिलाफ बात करो अगर वो गलत काम कर रहा है, सिर्फ तब। ठीक है, कुरानिक वर्सेस भी हमें मिलेंगे। तो ये कौन सी अकाउंटेबिलिटी है? सोशल अकाउंटेबिलिटी। ये सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। हाँ जी, बिल्कुल सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी है विच इज प्रीच्ड बाय इस्लाम। कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, हाँ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी है। क्या रूलर्स को इस तरह या पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को हम अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं? हाँ, हम ठहरा सकते हैं। क्या पाकिस्तान में ये सिस्टम आइडियलाइज किया जा सकता है? हाँ, अगर मीडिया को हम फ्री छोड़ें, अगर लोगों को हम बोलने की आजादी दें तो ये सिस्टम आइडियलाइज किया जा सकता है। पांचों के पांचों सवाल का इस स्लाइड से जवाब मिल रहा है आपको? अगर मिल रहा है ना तो फिर आप कर लेंगे। आपका पेपर में और घुमा के भी सवाल है ना अकाउंटेबिलिटी पे, या जो स्लाइड्स हमने अभी तक आज तक की हैं, ठीक है, तो घुमा के भी सवाल है, आप कर लेंगे। लेकिन आपको जो है ना वो चीजों को उस तरीके में मतलब मोल्ड करना आना चाहिए, किस तरह आप ये आर्ग्यूमेंट्स अपनी फेवर में इस्तेमाल करें।
enjoying good and forbid bad. सर मिलिट्री वाली बता दें प्लीज। कुछ नहीं यार, मिलिट्री वाली बस मिलिट्री कोर्ट की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। मिलिट्री रिलेटेड जितने भी मसले हैं ना वो उस कोर्ट में जाएंगे। अब लेट से अगर फैमिली का कोई तलाक का मसला है तो वो मिलिट्री कोर्ट में तो नहीं जाएगा ना। अब मिलिट्री की एग्जांपल, मिलिट्री में क्या मसले हो सकते हैं भाई, मैं अगर जनरल हूं या मैं चले लेफ्टिनेंट जनरल हूं और मैंने अपने ब्रिगेडियर को बोला कि भाई तुमने फला फला चीज करनी है और उसने नहीं की, ठीक है, उसने मेरा हुक्म नहीं माना, तो ये मसला कहाँ जाएगा, मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर कोई माले गनीमत का मसला होता उस जमाने में कि भाई इसको ज्यादा मिला है इसको कम मिला है, तो वो मसला कहाँ जाता, वो भी मिलिट्री कोर्ट में जाता मसला। तो जितने भी मिलिट्री रिलेटेड इशू है ना उसामा, वो मिलिट्री कोर्ट में जाते थे और मिलिट्री कोर्ट उसका फैसला करती थी। तो हम बस टाइप्स ऑफ कोर्ट पढ़ रहे थे, ये एक टाइप ऑफ कोर्ट है जो हमने पढ़ी है, इसमें एज सच कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके सर, ठीक है। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, ये एग्जाम्पल हम कर चुके हैं इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता। इसमें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वो एक जगह सरमन उनका हो रहा था, तो एक बंदा उठ के खड़ा हुआ और बोला कि ये जो आपने ड्रेस पहना हुआ है ये आपने कैसे बनाया, ये तो मतलब मैंने ये मिसाल दी थी लास्ट लेक्चर में भी आपको कि लेट्स से कि मालिक गनीमत से सबको 5 मीटर क्लॉथ मिला, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु क्योंकि लंबे भी थे और उन्होंने उसमें से जोड़ा बना लिया था पूरा, तो वो कह रहे थे कि ये अब जोड़ा कैसे बना सकते हैं, इतना तो कपड़ा ही नहीं था। ठीक है, तो फिर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उनके बेटे ने बताया कि ये मैंने अपना शेयर दिया है इनको, और कुछ रिवायात में ये है कि मैंने इनको गिफ्ट किया ये कपड़ा। ठीक है, तो इस तरह इनको मिला। तो उन्होंने पब्लिक के सामने खुद को अकाउंटेबल ठहराया। ठीक है ना, वो उस पर गुस्सा हुए ना, उन्होंने इस चीज को नापसंद किया, उन्होंने जवाबदेह ठहराया खुद को पब्लिक के सामने। तो ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की एक एग्जांपल है। अच्छा, इसके बाद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी क्या है? सेल्फ अकाउंटेबिलिटी टू वंस कॉन्शियंस। ठीक है, खुद को खुद अकाउंटेबल ठहराना, ये मैं पहले भी डिटेल में बता चुका हूं। यहां पे हमें एक आयत आयत और एक हदीस इसमें नजर आती है, वो हम पढ़ लेते हैं। इन सूरे हाँ, अल इंफतार की आयत है, Indeed, over you appointed are keepers, angels, noble and recording. They know whatever you do. Indeed, over you appointed are angels. तुम्हारे ऊपर एंजल्स अपॉइंटेड हैं और वो क्या कर रहे हैं? नोबल एंड रिकॉर्डिंग। एंजल्स को नोबल बोला गया और रिकॉर्डिंग मतलब कि वो हिसाब कर रहे हैं हर एक एक चीज का जो तुम करते हो। किरामन कातिबीन है ना, फरिश्ते हैं ना, जो कि हर वक्त हर काम हमारा नोट कर रहे हैं, अच्छा बुरा हर चीज नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या बताया गया है कि भाई तुम चेक में रहो, ऐसे नहीं कि तुम मतलब समझो कि कुछ भी तुम करते रहोगे और अकाउंटेबल नहीं ठहराए जाओगे। ठीक है, तो इससे क्या चीज इंश्योर हो रही है? सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। जब मुझे पता हो ना मेरे यहां भी फरिश्ता है, मेरे यहां भी फरिश्ता है, तो मैं, और इस चीज का एहसास हो, कॉन्शियस मेरी हो कि भाई हाँ ठीक है, जो भी मैं चीज कर रहा हूं वो नोट की जा रही है, तो मैं खुद को खुद ही अकाउंटेबल ठहराऊंगा कि यार ये चीज गलत है, ये चीज नोट भी हो रही है, ये चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह एक हदीस है, जज योर सेल्फ बिफोर यू आर जज एंड वे योर डीड्स बिफोर दे आर वेड। खुद को अकाउंटेबल ठहराओ इससे पहले कि तुम्हें अकाउंटेबल ठहराया जाए। इसमें हमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की फिर से जो है ना वो तलकीन की जा रही है। खुद को अकाउंटेबल ठहराओ इससे पहले कि तुम्हें अकाउंटेबल ठहराया जाए। हमें अकाउंटेबल कब ठहराया जाएगा? कयामत के दिन ठहराया जाएगा। ठीक है, तो खुद को पहले खुद ही अकाउंटेबल ठहरा लो और अपने रास्ते सही कर लो, अपने तरीके सही कर लो, उससे पहले कि तुम्हें कयामत के दिन अकाउंटेबल ठहराया जाए। ठीक है, तो हमने ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हमें यहां से पता चलती है। अच्छा, अब ये सारी जो एग्जांपल्स है ना, ये हमने पिछले लेक्चर्स में से उठाई हैं और समझे तकरीबन मेजॉरिटी मैंने लास्ट लेक्चर से उठाई है, इसलिए मैं ये रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा बता देता हूं। रूलर्स मस्ट रूल विद जस्टिस। क्या ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी है? बिल्कुल है। क्या ये सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात हम यहां कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बात कर रहे हैं। क्या रूलर्स के लिए ये तलकीन है? क्या उनको अकाउंटेबल ठहराने के लिए ये चीज हम यूज कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आयत और हदीस हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा। अकाउंटेबिलिटी इन एक्शन व्हेन इस्लामिक जस्टिस करेक्ट सून रूलर्स। अच्छा, ये एग्जाम्पल भी मैंने, और ये पूरी कॉपी पेस्ट की है, सिर्फ हेडिंग मैंने चेंज की है। ठीक है,
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का मैंने आपको बताया था कि उनके गवर्नर ने जो है ना वो किसी को गलत पनिशमेंट दे दी थी, फिर हजरत उमर ने उसी गवर्नर को वो पनिशमेंट दिलवाई थी। ठीक है। फिर वही बात, क्या आप पांचों क्वेश्चन जो है ना वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो मुझसे पूछ लिया अभी कि किस तरह नहीं कर सकते। मैं तो, मुझे तो बिल्कुल क्लैरिटी है कि भाई पांचों जो वो जो क्वेश्चंस हमने पास पेपर वाले हैं ना, मतलब तीन चार क्वेश्चंस हैं और बाकी जो है ना वो सिलेबस वाला जो वो सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी है वो इस पे अप्लाई होता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने जो अपने बेटे को पनिश किया था, आ, उनको सजा दिलवाई थी। ठीक है, ये हम कर चुके थे। और इससे क्या एस्टेब्लिश हो रही है? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कोई जो है ना किसी को भी कानून के ऊपर फौकियत नहीं हासिल, कानून सबसे सुप्रीम है। ठीक है। और ये प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल है, और इस्लाम इसके थ्रू भी हमें अकाउंटेबल ठहराता है। रूलर्स को भी अकाउंटेबल ठहराता है, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को भी अकाउंटेबल ठहराता है। सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी का भी ये हिस्सा है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भी है अकाउंटेबिलिटी का ये। ठीक है। और पाकिस्तान में भी हम ये आइडियलाइज कर सकते हैं। किस तरह आइडियलाइज कर सकते हैं? हम अगर पाकिस्तान पे ये क्वेश्चन आ जाए तो मैं बोलूंगा हमें इंश्योर करना है कि नो वन शुड बी अबव द लॉ। कोई मिसाल भी दे दूंगा कि भाई फलाने केस में जो है ना वो फलाना बंदा जो है वो इस तरह मतलब उसको सही ट्रीट नहीं किया गया था, लेकिन हमें क्योंकि अगर पाकिस्तान में मतलब उसको, जैसे शारक जोतोई का केस है, आप लोग को शायद पता हो, तो इनिशियली जो है ना उसको बहुत ज्यादा फेवर दी जा रही थी और इस तरह ट्रीट किया जा रहा था कि भाई वो कानून से बड़ा है। ठीक है, तो मैं उसकी एग्जाम्पल देता और फिर बोलता कि नहीं ये जो सिस्टम है ये सही नहीं है, इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता और हमें जो है ना सुप्रीमेसी ऑफ लॉ इंश्योर करनी चाहिए। फिर मैं एग्जांपल दे देता हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की। और इस तरह जो है ना हमें मतलब आइडियलाइज करना चाहिए अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम इन पाकिस्तान, और मैं अपना पैराग्राफ बना देता हूँ। ठीक है। हाँ, और फिर ये भी मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन कर रहा, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है ये हम कोई तीन चार दफा डिस्कस कर चुके हैं। और ये वही है जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेमसली बोला था कि अगर इस औरत की जगह मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसके भी हाथ कटवा देता। ये पूरी वही हदीस है। इसमें भी हमें क्या चीज नजर आती है? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ नजर आती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी बेटी भी अगर होती ना तो उससे ऊपर भी मैं कानून को वैल्यू देता और अपनी बेटी के भी हाथ कटवा। ठीक है। अच्छा, द डिवाइन लेजर, हाउ द कुरान वार्न्स अस अबाउट माइन्यूट अकाउंटेबिलिटी। फमन यामल मिस्काल जर्रतिन खर्रन यरा वमन यामल मिस्काल जर्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा बराबर भी अगर तुम गुनाह करोगे या बुराई करोगे ना तो उसका भी हिसाब होगा। एक जर्रा बराबर भी अगर तुम अच्छाई करोगे तो उसका भी हिसाब होगा। इससे बड़ी कोई आयत अकाउंटेबिलिटी पे, मतलब आयत आपको और भी मिलेंगी, लेकिन इससे डायरेक्टली हिट होती हुई आयत ना आपको शायद ही कोई और मिले जो डायरेक्टली अकाउंटेबिलिटी को हिट कर रही है। छोटे से छोटी चीज का भी हिसाब होगा, चाहे तुम अच्छी करो तब भी तुम्हें उसका रिवॉर्ड मिलेगा, चाहे तुम बुरी करो तब भी उसका रिवॉर्ड मिलेगा। क्या ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी है? बिल्कुल है। क्या ये सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम? इस्लाम के सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी को ये डिफाइन कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं। क्या हम इसको बाकी जो तीन सवाल थे, रूलर्स वाले, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, पाकिस्तान वाले, क्या हम उसको मोल्ड करके इसमें फिट करा सकते हैं? हाँ जी करा सकते हैं। ठीक है, नीचे फिर मैंने वही एग्जांपल दी है जो कैंडल वाली आपको लास्ट लेक्चर में दी थी, तो मैं दोबारा नहीं देता। अच्छा, इसके बाद क्या सवाल है? इंटरनल सेल्फ मॉनिटरिंग अपहोल्डिंग डॉक्टर महारंग बलोच सूरज। अच्छा, द अकाउंटेबिलिटी दैट लेड अ कन्वर्जन। अच्छा, ये भी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था तो इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा। ये वही किस्सा है जिस जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर लिया है तो उनको, बल्कि इससे पहले भी मैं ये कोई तीसरी दफा आ रहा है हमारे लेक्चर्स में। वही हजरत अली वाली एग्जाम्पल है कि उन्होंने बोला था कि उनको अपनी जो शील्ड थी वो किसी ज्यू के पास, जिसकी यहूदी के पास नजर आई थी, तो उन्होंने बोला, पहचान ली थी अपनी शील्ड, तो उस यहूदी ने बोला था नहीं ये तो मेरी है, ये तो आपकी नहीं है। फिर वो कोर्ट में चला गया था मसला। फिर कोर्ट में भी फैसला हजरत अली के अगेंस्ट आया था, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के अगेंस्ट आया था।
लेकिन फिर उस बंदे ने सच्चाई बता दी थी कि नहीं आप ही की शील्ड है, और फिर वो कन्वर्ट भी हो गया था इस्लाम। ठीक है। तो ये भी हमें सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी ही क्या नाम है, मतलब सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी ने ही ये इंश्योर कराया कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम वो कोर्ट में गए, और वो हक पे थे फिर भी उनके खिलाफ फैसला आया। तो इससे हमें नजर आता है कि सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी कितना स्ट्रांग था उस टाइम। ठीक है। इसके अलावा यार लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड भी मैंने लास्ट लेक्चर से कॉपी पेस्ट की है, तो ये भी देख लीजिएगा। ये सारी जो तीन चार स्लाइड है ना, एक स्लाइड को छोड़ के बाकी, एक स्लाइड मैंने कोई जुडिशियल सिस्टम से उठाई है, और बाकी सारी स्लाइड्स जो है ना मैंने जो लास्ट लेक्चर था उससे उठाई है। ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अकाउंटेबिलिटी वाले टॉपिक में भी इस्तेमाल हो सकती हैं, वो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तो अब आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई अगर चीज नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और फिर मैं बता देता हूँ, हमने ये आज सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन इस्लाम किया है, और हमने पास्ट पेपर के ये क्वेश्चंस किए हैं जो कि मुझसे एक दफा एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये तो सिलेबस से बाहर हैं क्वेश्चंस। फिर इसलिए मैंने ये लेक्चर ही यहीं से स्टार्ट किया कि आपको क्या लगता है ये बाहर है या सिलेबस के अंदर है। तो ये सिलेबस के ही क्वेश्चंस हैं, बस इसको थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है। और अगर आप ये अच्छे देखिए कॉन्सेप्ट बना के अगर आपने ये आयात और हदीस समझ ली ना, तो फिर आप इनको यूटिलाइज कर सकेंगे। रट्टा लगाया हुआ होगा तो फिर शायद ना कर सकेंगे। ठीक है। और कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कल लेक्चर ले लूं। अगर कल नहीं ले सका तो फिर मैं परसों लूंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कल लेक्चर ले लूं। हाँ जी पूछें। अलीना, आप माइक ऑन भी कर सकती हैं अगर आपको टाइप करने में देर हो रही है। जी, वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी को डिस्क्राइब किया है। करप्शन इन्वेस्टिगेटर रिफ्यूजेस ब्राइब्स बिकॉज ही बिलीव्स अल्लाह रिकॉर्ड्स ऑल हिज डीड्स। ठीक है। और रिकॉर्डिंग ऑफ डीड की जो बात है ना, वो सूरे आले इमरान की आयत नंबर 180 में बयान की गई है। ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरी आयत नहीं लिखी, यहाँ पे सिर्फ कुरान 3180 करके लिखा है। ये सूरे आल इमरान की आयत नंबर 180 है। देखिए यहाँ पे आप किसी भी सवाल में ये करेंगी ना अटेम्प्ट, तो इसमें तो इसको आप, या मैं आपकी जगह होता मैं इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल करता अकाउंटेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में, जब हेडिंग देता। जैसे लेट्स से सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी पे सवाल आता ना, तो मेरी पहली हेडिंग होती है इंट्रोडक्शन की, या पहली हेडिंग में इस तरह दे देता कि कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन इस्लाम। तो उसमें जो ये वाली स्लाइड है, इसमें से मैं ये डेफिनेशन ले लेता, थोड़ी सी ये एग्जांपल दे देता, और फिर मैं ये वाली एग्जांपल दे देता। सही है। तो डिपेंड करता है कि सवाल क्या है। अगर सवाल सिर्फ अकाउंटेबिलिटी को एक्सप्लेन करने पे है, फिर तो मैं इस पे अलग क्या नाम है पूरी एक हेडिंग बनाता, इस पे पूरी अलग एक हेडिंग बनाता। लेकिन अगर सवाल सिर्फ सवाल ऐसा है कि सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी या प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी पे है, तो फिर मैं पहली हेडिंग जिसमें मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ अकाउंटेबिलिटी का,
उसी में फिर मैं ये आपका मतलब ये बात वहां पे उसका जिक्र करता, इस बात का जिक्र वहां पे करता। मतलब ये दोनों स्लाइड्स मेरा इंट्रोडक्शन कवर कर रही हैं। यही पूछना चाह रही थी आप? जो जाना चाहता है वो चला जाए, लेट भी हो गया है। तो जिनको क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भले से पूछ लें। हाँ जी, मैं अर्शिया को ये वाली स्लाइड्स भी भेज देता हूँ और पिछले लेक्चर वाली भी। हाँ। अच्छा, देखें मौलाना मऊदूदी की डेफिनेशन क्या है। अकाउंटेबिलिटी, एक सेकंड में ये रिकॉर्डिंग जरा बंद कर दूं।